तो चलिए स्टूडेंट्स बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 29 से। कहता है यूजिंग द मेथड ऑफ इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व मॉड x प्लस मॉड y इक्वल टू 1। देखिए सर, मॉड x अगर मैं देखता हूं मेरे पास इक्वेशन गिवन है मॉड x प्लस मॉड y इक्वल टू 1, राइट। तो इस मॉड पर ना मैं डायरेक्ट काम नहीं कर सकता। उसका रीजन ये है, आप खुद सोचे, अगर मैंने मॉड x को 2 रख दिया तो ये मॉड y इक्वल टू 1, तो मॉड y विल बी इक्वल टू 1 माइनस 2। तो मॉड y मेरे पास कितना आएगा, ये मॉड जैसा दिख रहा होगा आपको, इसलिए मैं 1 को ऐसे बनाता हूं, 1 माइनस 2 नेगेटिव 1। और मॉड y की वैल्यू बेटा नेगेटिव 1 हो नहीं सकती। उसी तरह से अगर x निकालने के लिए आपने मॉड y को रख दिया 3, तो मॉड x विल बी इक्वल टू 1 माइनस 3 विच इज नेगेटिव 2। तो सब नेगेटिव 2 तो मॉड की वैल्यू नहीं हो सकती। तो आप जब भी मॉड पर काम करें ना, खास तौर से एरिया ऑफ इंटीग्रेशन वाले क्वेश्चंस में, है ना, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स में, तो आप इनको ब्रेक करें। इसका मतलब ये है मॉड x का प्लस माइनस x प्लस, और y का भी मतलब क्या है सर, प्लस माइनस y इक्वल टू 1। ये बात हमने क्लास 11th में भी पढ़ी हुई है स्ट्रेट लाइन चैप्टर में। तो यहां से मुझे 4 इक्वेशन मिलेंगी। नंबर 1 x प्लस वाई इक्वल टू 1। नंबर 2 I will get x माइनस वाई इक्वल टू 1। नंबर 3 माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1 मिलेगा ना। और एक काम करते हैं, x प्लस वाई क्या है, माइनस एक्स प्लस वाई ले लेते हैं। अब ले लेते हैं माइनस एक्स माइनस वाई इक्वल टू 1, और फिर ले लेते हैं x माइनस वाई इक्वल टू 1। सर ऐसे क्यों लिया, उसका भी रीजन अभी पता लग जाएगा आपको। अब देखिए, मेरे को मालूम है कि मुझे अगर एरिया निकालना है तो ये चारों लाइनें आपस में कहीं ना कहीं कट करके जाएंगी। तो कहीं ना कहीं या तो क्वाड्रिलेटरल बनेगा, या ऐसा हो सकता है सर ट्राइंगल बन जाए और एक लाइन किसी पर ओवरलैप हो जाए। मतलब कोई ना कोई एरिया जरूर निकलेगा, और सबसे छोटा पॉलीगन मतलब ट्राइंगल से चीजें स्टार्ट जरूर होंगी। लेकिन यहां पर तो 4 लाइनें, तो ये भी हो सकता है कि क्वाड्रिलेटरल निकल जाए, है ना। क्वाड्रिलेटरल की बहुत सारी फॉर्म है, पैरेललोग्राम, रोम्बस, स्क्वायर, रेक्टेंगल, कुछ भी निकल सकता है, बट 4 साइड वाला पॉलीगन होगा। कहने का मकसद बस ये है, ठीक है। तो आप, बड़ी सीधी सी बात है सर, अगर मैं, जैसे हमने पिछले क्वेश्चंस में किया था, ट्राइंगल के क्वेश्चंस में हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं सर। लेकिन आप खुद देखें, सब्स्टिट्यूट करना कोई मुश्किल नहीं है, आप आराम से कर सकते हैं उस मेथड से, ठीक है। मैं कुछ अलग डिस्कस करना चाह रहा हूं यहां पर। मैं ये कह रहा हूं कि मुझे दिख रहा है एक्स वाई का कोफिशिएंट है ना, सेम है, बस प्लस माइनस का फर्क है। तो देखो सर, अगर मैं x को 0 रखता हूं तो y 1 मिलेगा। 1 मिनट के लिए समझने की कोशिश करें। और यहां पर भी x को 0 रखता हूं तो y 1 मिल जाएगा। चेक करो। तो सर वैसे ही मिल गए मुझे। तो अगर मैं x को 0 रख दूं तो y 1 मिलता है, x को 0 रखता हूं तो y 1 यहां से भी मिलता है। तो सर इन दोनों का कॉमन पॉइंट तो मुझे वैसे ही मिल गया। तो मुझे सब्स्टिट्यूट करने की ज्यादा जरूरत नहीं है, यहां पर हम पुट करके भी जल्दी से काम कर सकते हैं। तो आप, ये तो आपके ऊपर है, ऑल्दो पुट करने वाला तरीका दी लास्ट है। लेकिन मैंने आपको बताया अब क्या, कि x और y के मुझे कोफिशिएंट सेम दिख रहे थे, तो मैंने कहा यार पुट करके रख के देख लेते हैं एक बार के लिए। तो फिर से अब हम यहां पर क्या रख रहे हैं, पुट करने की कोशिश कर रहे हैं चारों के अंदर, ठीक है। ये x है और ये y है, और फिर से 2-2 पॉइंट हमें चाहिए हर लाइन के, सो दैट वी कैन ड्रॉ अ लाइन। देखिए, अगर मैंने x को 0 रख दिया तो y 1, और y को 0 रख दिया तो x 1। क्लियर है। अगर मैंने x को 0 रख दिया तो y 1, लेकिन अगर मैंने y को 0 रखा तो x देगा -1। सेम वे, अगर मैंने x को 0 रखा तो y आएगा -1, लेकिन अगर y को 0 रखा तो x आएगा -1। अगर मैंने x को 0 रख दिया तो y आएगा -1, अगर y को 0 रख दिया तो x क्या आएगा सर, केवल 1 आएगा। चेक करो अब आप, ठीक है। आप देखो सब में 1 1 1 0 1 0 इस तरह के कोऑर्डिनेट आ रहे, तो कहीं ना कहीं आपस में इंटरसेक्शन पॉइंट है। अब देखिए, अगर मैं इसका डायग्राम इधर बनाता हूं, थोड़ा सा देखने की कोशिश कीजिएगा। मैं काम करता हूं, ये 0 ले लेता हूं, x मैक्सिमम मेरा 1 तक जा रहा है, मैं थोड़ा दूर ले लेता हूं इसको, 1 ये है, -1 तक जा रहा है तो -1 को भी दूर ले लिया, और ये +1 y एक्सिस पर और ये -1 y एक्सिस पर। क्लियर है ये बात। अब देखिए, मैं जानता हूं अगर इसकी बात करूं तो x0 y1, x तो मुझे क्या चाहिए 0, तो y1, तो सर यही वाला कोऑर्डिनेट तो होगा, है ना। और ये 1,0 x1,0 सर ये वाला कोऑर्डिनेट होगा। तो एक लाइन तो मेरे से ड्रॉ हो गई, और इस लाइन की इक्वेशन आप डायरेक्ट यहां लिख दे, जिससे बाद में कोई कंफ्यूजन ना रहे। और दूसरी बात सर, इक्वेशन को कैसे लिखें, आप x के टर्म्स में लिखें पूरी की पूरी इक्वेशन को, क्योंकि क्या पता मैं लिमिट x के टर्म में ही लगाऊं, क्योंकि मैं सबसे पहले तो वहीं ट्राई करता हूं। इसको मैंने इस तरह से लिखा, y = 1 - x। क्लियर है ये बात अच्छे से। ये x उधर चला जाएगा, और यहीं पर लिख देता हूं, चलो 1 - x। सेम वे, और y = 1 + x, और देखिए ये उधर जाएगा 1 - x, लेकिन यहाँ नेगेटिव y है, अगर मुझे इसको पॉजिटिव करना है तो 1 - x की जगह क्या हो जाएगा, x - 1। आप एक स्टेप एक्स्ट्रा करके देख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं y को इधर प्लेस कर दूं और 1 को इधर ले आऊं, तो ये इधर और ये इधर होगा। चेक करो, क्लियर है बात। मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं।
अब फिर से देखने की कोशिश करते हैं ये वाले पॉइंट को, x0 y1, x0 और y1 सर ये रहा, x -1 y0, तो सर ये वाला पॉइंट होगा, चेक कर लो बेटा। तो ये वाली इक्वेशन क्या है सर, y = 1 + x, y = 1 + x, है ना। अच्छा आगे बढ़ते हैं सर, इस पर देखते हैं x0 y -1, तो सर ये वाला पॉइंट होगा 0, -1 और ये पॉइंट था -1, 0। ठीक है, लिख देता हूं मैं पॉइंट्स भी, क्लियर है ये बात। और ये क्या कहता है -1 0, तो सर यही तो है, चेक करो अब आप समझ पा रहे हैं। तो ये वाली इक्वेशन क्या है, y = x -1। आगे चलते हैं, y = x -1 वाले पर चलते हैं फिर से। सर ये दोनों सेम हो गई, नहीं दोनों सेम कैसे हो जाएंगी, y = x -1 और यहां पर क्या होना चाहिए, ये -y इधर, तो ये होगी बेटा 1 - x, ये क्या होगी 1 - x होगी। ठीक है, इसको ठीक कर लीजिएगा, तो ये इक्वेशन होगी 1 - x, क्योंकि इक्वेशन अलग अलग ही रहेंगी, चारों इक्वेशन अलग ही तो ली थी सर, तो अलग अलग ही आनी चाहिए ना y को एक तरफ करने के बावजूद भी। तो यहां पर क्या होगा देखिए 0 1, ये मेरे पास पॉइंट क्या आ चुका है 0, -1, क्लियर है। अब देखिए इस पर चलते हैं, x0 y -1 ये रहा, x1 y0 सर ये रहा, तो ये लाइन इस तरह की होगी और इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी x -1, चेक करें अब आप, क्लियर है बात आपको अच्छे से। तो अब आप ध्यान से सुनिएगा, मुझे क्या निकालना है, इन चारों लाइनों से बना हुआ एरिया, वो तो सर ये होगा पूरा, जिसको मैं शेड करने की कोशिश कर रहा हूं, चेक करो, है ना, बिल्कुल सर यही होगा। और सर ये जो फिगर है, जब कोऑर्डिनेट बराबर दूरी पर है तो ये पूरी की पूरी फिगर सिमेट्रिकल नहीं होगी, बिल्कुल होगी। तो हम एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड कैसे निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन विल बी क्या होगा सर, देखिए मैं जानता हूं सर ये पूरी सिमेट्रिकल है, तो 0 से लेकर 1 तक x पर ही लिमिट लगा दूं, किस कर्व के नीचे, इस वाली कर्व के नीचे, तो 0 से 1, है ना। कर्व क्या है सर 1 - x, या फंक्शन ले लो एक बार विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। अब देखिए ये जो इंटीग्रेशन करने के बाद जो एरिया आएगा वो सिर्फ इस क्वाड्रेंट का आएगा, मुझे तो चारों का चाहिए, तो मल्टीप्लाई बाय 4, तो 4 टाइम्स 0 से 1, सर फंक्शन मुझे x के रेस्पेक्ट में चाहिए, देख लो 4, अब 1 का इंटीग्रेशन x - x² / 2, 0 to 1, अब आप इसको ओपन करेंगे तो 4 टाइम्स 1 - 1/2, है ना। और देखिए माइनस करेंगे और ब्रैकेट लगाकर जब आप 0 लिखेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, 1 में से हाफ जाएगा तो बेटा आएगा हाफ इंटू में 4, इसको कैंसिल, तो 2 स्क्वायर यूनिट्स इज द एरिया ऑफ द होल रोम्बस, पूरे रोम्बस, ये रोम्बस है ना, रोम्बस शेप्ड है, आप लिख भी सकते हैं एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन या एरिया ऑफ रोम्बस, आप इनके नाम दे देंगे ABCD इधर पे, ठीक है। नहीं तो आप ऐसे भी छोड़ देंगे बाउंडेड रीजन, क्योंकि वो दिखा रहे हैं आप बाउंडेड रीजन क्या है, वो भी चलेगा। एक बात, दूसरी बात, एक बार ये क्वेश्चन ना बेटा पेपर में आया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 30 करके लिख लें आप, कहता है यूजिंग द मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, using the method of integration find the area bounded by the curve mod x plus mod y equal to 1 and above x axis, यही बोला था बस उसने, क्या कहता है कि एरिया निकाल दो इस कर्व के बीच में और above x axis, तो उस केस में जो आपका डायग्राम बनेगा ना वो तो यही बनेगा डायग्राम, तो above x axis की बात कर रहा है तो सिर्फ इसकी बात करेंगे, तो बड़ी सीधी सी बात है, 4 टाइम्स ना करके हम क्या करेंगे 2 टाइम्स करेंगे, तो आंसर भी इसका आधा आएगा, इसका आधा आएगा, क्योंकि हम आधा एरिया का ही, आधा ही रीजन का एरिया निकाल रहे हैं, तो 1 होगा वो, क्लियर है ये बात। ये क्वेश्चन आया था एंड अबव एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस से ऊपर ऊपर का निकालना था हमें, क्लियर है ये बात अच्छे से। एक बात और बताता हूं मैं आपको क्या सर हर बार ये पॉइंट रखने की जरूरत थी, वैसे तो आप देखिए स्ट्रेट लाइन सही है, ये क्या है सर y = 1 - x, देखो y = 1 - x को मैं अगर -x + 1 लिख लूं ना तो भी आप कोऑर्डिनेट बता सकते हैं, स्लोप होगा -1, -x + 1 कौन सी लाइन है सर, या 1 - x ये वाली लाइन है ना, तो स्लोप नेगेटिव होगा, देख लो कौन से क्वाड्रेंट से जा रहे हैं, सेकंड से फोर्थ जा रहे हैं ना। और सर लाइन कहां टच होके जाएगी, +1 एक्सिस पर, देख लो +1 से ही तो कट होके जा रही है, y इंटरसेप्ट है, दिस इज y इंटरसेप्ट और स्लोप है नेगेटिव, तो लाइन विल पास थ्रू सेकंड टू फोर्थ क्वाड्रेंट एंड इट इज द y इंटरसेप्ट, मतलब y एक्सिस पर कट होने वाला पॉइंट ये 1 होगा। सेम वे अगर आप इसको देखना चाहो तो इसको भी देखो, y = x + 1 है ये वाली इक्वेशन, सर स्लोप पॉजिटिव, स्लोप क्या होगा बेटा पॉजिटिव होगा, देख लो x + 1 स्लोप पॉजिटिव है, आप चेक करो, एंगल मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज फ्रॉम द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, तो देख लो एंगल थीटा जो होगा वो 90 डिग्री से छोटा होगा, मतलब पॉजिटिव होगा, है ना। और सर कहां पे कट करेगी, x + 1, मतलब y इंटरसेप्ट जो होगा
+1 होगा। फिर से देख लो, +1 से फिर कट कर रही है। सर ये नहीं देखेंगे बेटा, y इंटरसेप्ट के लिए तो y ही देखोगे ना, x का थोड़ी देख लोगे भाई। y इंटरसेप्ट है, व्हाट इज दिस, दिस इज y इंटरसेप्ट है ना, क्लास 11th में आपने स्ट्रेट लाइन पे पढ़ा हुआ है, तो y की तरफ तो देखोगे आप। क्लियर है बात? आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं स्लोप के थ्रू, लेकिन ठीक है आप देखिए करने के कई मेथड है, या तो सर सब्स्टिट्यूट करा लो, है ना भाई, जैसे एलिमिनेशन से सॉल्व कर लो, सब्स्टिट्यूट करा लो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगा लो जैसे 10th में लगाते थे, वरना पुट द वैल्यू गेट द आंसर। क्योंकि सर मुझे दिख रहा है x0 y0 और x1 y1 पर है ना, चीजें सेम सी हैं भाई, इक्वेशन सेम है, प्लस माइनस का फर्क है, तो जल्दी से मैं वैसे भी निकाल सकता हूं। या फिर लगाओ क्लास 11th की स्ट्रेट लाइन। और एक बात मैं आपको बताना चाह रहा था कि मैंने इनको इस सीक्वेंस में क्यों लिखा, देखो ध्यान से, x और y दोनों पॉजिटिव है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट को लाई कर रहा है, चेक कर लो, x और y दोनों पॉजिटिव थे तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट को ही लाई कर रही है ये वाली इक्वेशन। सर ये x नेगेटिव है y पॉजिटिव है तो ये सेकंड क्वाड्रेंट को लाई कर रहा है, चेक करो, सेकंड क्वाड्रेंट है ना। मैंने एक सीक्वेंस बनाने की, ये दोनों नेगेटिव है, ये कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट। और सर ये देखो x पॉजिटिव है y नेगेटिव है, दिस इज योर फोर्थ क्वाड्रेंट, चेक कर लें आप, ठीक है, लिख लें। चलिए स्टूडेंट्स एक और बेहतरीन क्वेश्चन देखते हैं। कहता है फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय y इज इक्वल टू दिस x दिस एंड अबव एक्सिस, है ना। तो देखिए ध्यान से समझिएगा, मेरे पास एक इक्वेशन दी हुई है, गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन, ये लाइन को रिप्रेजेंट करेगा ना, चलो लिख लेते हैं, ऑफ स्ट्रेट लाइन इज क्या है सर, y इज इक्वल टू 1 प्लस मॉड्यूलस x माइनस 1। अगेन मैं अच्छे से जानता हूं अगर मैं मॉड हटा दूं तो प्लस माइनस दोनों आएंगे, और मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया कि मॉड पर आप डायरेक्ट काम नहीं कर सकते लाइन बनाने के लिए। हालांकि अगर सर सिर्फ यही क्वेश्चन होता y इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 1, है ना, आप जानते हैं y इक्वल टू मॉड x, तो सर इसका ग्राफ मेरे को अच्छे से पता है, नॉच जो बनेगी वो इसकी यहां बनेगी जिसको हम कस्प बोलते हैं, है ना। कैसे सर, हम इसी को x के इक्वल 0 रख देते हैं, है ना, जो भी मॉड के अंदर होता है तो मुझे टर्निंग पॉइंट पता लग जाता है। सेम वे अगर ये है तो x माइनस 1 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 1, तो जो नॉच बनने जा रही है वो 1 पर बनेगी इस तरह से। अगर यहीं पर होता मॉड के अंदर +1 तो हम क्या करते सर, x प्लस 1 इक्वल टू 0 तो x आएगा -1, तो अगेन जो नॉच बनेगी वो इस तरह से बनेगी। और आपको अच्छे से मैंने बताया डिफरेंशिएबिलिटी कॉन्टिन्यूटी में कि मॉड का ग्राफ कुछ इसी तरह से जाता है, ठीक है, नीचे की तरफ नहीं जाएगा, है ना। तो आप ये बात याद रख सकते हैं कि हम अगर डायरेक्ट सोचना चाहें तो ऐसे सोच सकते हैं, लेकिन सर अगर मुझे मालूम है कि मैं डायरेक्ट ना सोच के इसको ब्रेक करके करने की कोशिश करूं तो वो भी हो जाएगा। मैं अगर मॉड हटा दूं यहां से तो y विल बी इक्वल टू 1 प्लस माइनस x माइनस 1 एंड होल टू द ब्रैकेट क्लोज। अब यहां से देखिए सर दो केस बन रहे हैं। नंबर 1 y इज इक्वल टू 1 प्लस, अगर मैं प्लस वाला साइन लेता हूं तो x माइनस 1, मैंने कौन सा साइन लिया, प्लस। अगर मैं नेगेटिव वाला साइन को कंसीडर करता हूं तो 1 प्लस ब्रैकेट में माइनस x माइनस 1, चेक करें आप। तो और अगर मैं इसको खोल दूं तो 1 प्लस x माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल, तो y इज इक्वल टू x, एक इक्वेशन आई ये, और y इक्वल टू 1 प्लस, अच्छा अगर अंदर ही खोल लो, चलो पहले माइनस x प्लस 1, तो अगर मैं इस ब्रैकेट को खोलता हूं माइनस x प्लस 1 तो y इज इक्वल टू 2 माइनस x, आई वुड हैव 2 इक्वेशंस ऑफ स्ट्रेट लाइंस। क्लियर है बात। और मेरे पास भी और भी गिवन इक्वेशंस हैं, इक्वेशंस ऑफ स्ट्रेट लाइंस, है ना, स्ट्रेट लाइंस क्या है जो गिवन है वो क्या क्या है सर, x इज इक्वल टू -3 एंड x इक्वल टू 3 रिप्रेजेंट्स अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। ये बात भी आप लिखेंगे। और सर हमारे पास एक बात और कही हुई है, अबव x एक्सिस। बेटा अबव x एक्सिस की बात करूं ना मैं, अबव x एक्सिस, इस बात का मतलब ये होता है कि y इज ग्रेटर देन 0, मीनिंग या रिप्रेजेंट्स, हम यहां लिख देते हैं पूरा, ये रिप्रेजेंट क्या करता है, रिप्रेजेंट्स y इज ग्रेटर देन 0। तो ऐसा भी हो सकता था, अबव x एक्सिस की जगह पर वो दे देता y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 या ग्रेटर देन 0। बड़ी सीधी सी बात है, अबव x एक्सिस का मतलब हुआ x एक्सिस से ऊपर, x एक्सिस से ऊपर का मतलब है जहां पर y पॉजिटिव होता है तो y इज ऑलवेज भी पॉजिटिव। क्लियर है ये बात। ऐसे भी लिख सकता था, आपको ये बात समझनी है कि बोलना क्या चाह रहा है वो, आपको इनका इंटरसेक्शन को शेड करना है, फिर उसका आपने एरिया निकालना है। ये इतनी सारी इक्वेशन गिवन है, मेक द डायग्राम आउट ऑफ इट, ठीक है। तो आप अच्छे से जानते हो सर, अगर मैं डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूं, देखो ध्यान से, देखिए ध्यान से सर, इन दोनों को अगर मान लीजिए मैं इन दोनों को सब्स्टिट्यूट कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, इंटरसेक्शन पॉइंट, है ना। तो सर क्या, या तो मैं इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लेता हूं, नहीं तो सर मुझे इसका तो पता ही है, x को 0 रखो, यहां पर अगर मैं लाइन को
बनाने की कोशिश करता हूं, यहां पर x लिया, यहां y लिया, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, x को 0 रख दिया तो y 0, x को 1 रखा तो y 1, x को 2 रखा तो y आएगा 2। तो सर ये जो लाइन बनने जा रही है ना वो तो यही बनेगी 0 0 1 1 2 2 3 3 एंड सो ऑन, और ये कुछ इस तरह से निकल जाएगी। ये 1 है, ये मेरे पास 2 है, ये मेरे पास 3 है, और ये मेरे पास -1 है, ये -2 है, इस तरह से। चेक करें, क्लियर है ये बात अच्छे से। अगर मैं इसकी बात करता हूं तो सर देखो बिल्कुल सही है, या तो आप इसमें रख दो तब भी आपको मिल जाएगा, नहीं तो अगर मैं इसकी बात करता हूं तो सर इसमें फिर से आप पुट करके देख लो, इसमें कोई बड़ी बात है ही नहीं। यहां पर x रखो, यहां y, अगर मैंने x को 0 रख दिया तो y मिलेगा 2। सर ये न्यूट्रल पॉइंट बीच में रख लें, चलो बीच में रख लेते हैं। x को मैंने 0 रख दिया तो y मिलेगा 2, x को 1 रख दिया तो y आएगा 1। तो देखो x1 y1, ये बात तो पता ही लग गई। एक पॉइंट ये सेम यहां आ रहा है और सेम ही यहां पर आ गया, तो यही तो इंटरसेक्शन पॉइंट है सर, तो आप आराम से निकाल सकते हो। एक पॉइंट और निकाल लेते हैं, अगर मैं y को 0 रख दूं, अगर मैंने y को 0 रख दिया तो x क्या मिल जाएगा मुझको, x मिलेगा सर उस केस में 2। चेक करो आप, मिलेगा ना। अगर मैंने x को 0 रखा था तो y मिल रहा था 2, अब की बार मैंने y को 0 रखा तो x मिलेगा 2, है ना। और भी पॉइंट रखना चाहो तो रख लो, वरना कोई जरूरत ही नहीं है। वैसे सर मेरे लिए 2 ही पॉइंट काफी है। तो देखो मेरे पास क्या क्या पॉइंट आ रहे हैं, एक आ रहा है 0,2, x 0 y 2, तो ये 1 है ये 2 है, चेक करें। और एक पॉइंट क्या है 2,0, तो सर एक ही ये पॉइंट हो गया। और एक पॉइंट और क्या है 1,1, तो लाइन कुछ इस तरह से इंटरसेक्ट होकर जा रही है, चेक कर लो। ये 1,1 मैंने ले लिया, इंटरसेक्शन पॉइंट मेरे को मिल चुका है, देख लो ध्यान से। और ये जो लाइन की इक्वेशन है, इसकी इक्वेशन आप यहां लिख दें y = x, और इसकी इक्वेशन क्या है सर, y = 2 - x। आप ऐसे लिखेंगे इस बात को भी, क्लियर है ना ये बात अच्छे से। अब देखिए ध्यान से, मुझे कहता है x लेना है -3, x -3 का मतलब है लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, तो x = -3, और लेना है सर x = 3, x = 3। तो सर इनके बीच का कॉमन एरिया, अब देखिए सर ये कॉमन तो ये दिख रहा है मुझे, ये भी दिख रहा है, लेकिन क्या लाइन रुकेंगी, ये तो बाय डायरेक्शनल है, ये भी तो आगे तक जाएगी सर, देखो ध्यान से। और इस तरह से ये भी आगे तक जाएगी, क्योंकि ये तो बाय डायरेक्शनल होती है, ये सब बाय डायरेक्शनल है, राइट। आप एरो जरूर बना दें, मैं हालांकि नहीं बना पाया हूं कई क्वेश्चंस में, मेरा ध्यान रहता है कि समझाने पर। कई बार ऐसा होता है बेटा कि कुछ चीजें रह जाती हैं, क्योंकि माइंड वहीं चल रहा होता है कि आपको समझाना है पहले चीजों को, ठीक है। आई जस्ट वॉन्ट यू टू मेक थिंग्स अंडरस्टैंड। तो देखिए सबसे पहला इंपॉर्टेंट बात क्या है कि सर 1 मिनट के लिए ये जो लाइन है ना, जिसको मैं शेड कर रहा हूं, जिसको मैं डॉटेड कर रहा हूं, ये तो सर क्वाड्रेंट है, इसकी तो बात ही करने की जरूरत नहीं है 1 मिनट के लिए, है ना। मेरे पास जो शेडेड पोर्शन आ रहा है वो कौन सा दिख रहा है सर मुझे, देखो एक क्रॉस ये, एक ये, एक ये और एक ये। आई वॉन्ट अ रीजन विच इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज स्टफ, है ना, ऑल दीज लाइन्स। तो देखिए मुझे y = x चाहिए, तो देखिए y = x वो इस रीजन के लिए भी जा रही है, इस रीजन के लिए भी जा रही है और इस रीजन के लिए भी जा रही है, चेक करो तीनों में। अच्छा अब बात करते हैं y = 2 - x, तो सर ये वाली लाइन 2 - x, ये वाली लाइन, तो सर ये वाली लाइन इस रीजन में भी है ना, ये वाली लाइन इस रीजन में भी है और ये वाली लाइन इस रीजन में भी है। मैं यही देख रहा हूं कि सभी जगह कॉमन आ रहे हैं, तो ये दोनों तो सभी जगह आ रही है। और x = -3, देखो x = -3 अगर मैं देखता हूं तो केवल इस रीजन में है, यहां पे नहीं है और यहां नहीं है, तो सर ये दोनों आउट हो गए ड्यू टू दिस। लेकिन x = 3 यहां पर है और यहां पर नहीं है और यहां पर भी नहीं है, तो सर ले कौन सा रीजन। तो बेटा अगर मुझे सबका कॉमन लेना है तो मुझे सब कुछ लेना पड़ेगा, बात समझने की कोशिश करें, मेरे को सारा लेना पड़ेगा, ये रीजन भी और ये रीजन भी। अब देखो आप पूरा रीजन मैंने ले लिया, अब ध्यान से देखिएगा, वरना क्या दिक्कत आ रही थी, x = -3 यहां है, यहां नहीं है, यहां भी नहीं है, 3 यहां पर है, यहां नहीं है और यहां नहीं है, तो सर दिक्कत आ रही थी ना। अब ध्यान से देखो -3 भी है और 3 भी है इस पूरे रीजन में जिसको मैंने शेड किया है ना। x = -3 सर वो लाइन भी है, यहां भी है और यहां भी है, चेक करो। और y = x, ये थी y = 2 - x, तो वो भी ले ली, और y = x सर वो भी आ रही इस रीजन में। क्लियर है ये बात, ये क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है, इसीलिए अच्छा है कि आपको ये बात समझनी है कि मुझे रीजन क्या लेना है, ठीक है। पूरा रीजन लिया जाएगा, पूरा का पूरा, स्टार्टिंग फ्रॉम जो मैं इसको डार्क कर रहा हूं इस तरह से, ये पूरा रीजन आपका आएगा जिसको मैंने डार्क किया, देखिए क्लियर है। तो आप देखिए अब क्या निकालेंगे सर, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या होगा सर, देखिए
मैं जानता हूं मेरे को इस कर्व के नीचे का क्या चाहिए, इस कर्व के नीचे का एरिया चाहिए, तो -3 से मैं लिमिट लगाऊंगा। कहां तक जाएं सर, ये जो लाइन है वो कहां तक जा रही है, यहां तक, तो या तो यहां तक चले जाओ, है ना। अगर मैं यहां तक चला गया ना तो फिर यहां तक का एरिया मिलेगा मेरे को, यहां तक का। फिर सर ये वाला एरिया, इस पर कैसे लगेगी लिमिट, ये वाला एरिया तो निकला नहीं, तो सबसे अच्छा तरीका क्या है, इंटरसेक्शन पॉइंट तक जाओ, यहां तक ना जाके इंटरसेक्शन पॉइंट तक जाओ, विच इज एन इंटरसेक्शन पॉइंट। तो ये देखिए लाइन का एरिया -3 से 1 तक लेंगे हम, किस लाइन पर, इस लाइन पर, जिसको मैंने 2 - x विद रिस्पेक्ट टू x लिखा हुआ है। अब मुझे क्या सर, कहां तक का एरिया मिला है, इस कर्व के अंडर का एरिया, अंडर दिस कर्व आई गेट, है ना, -3 से 1 तक लिमिट लगाने पे। अब मैं इस वाली लाइन की बात करता हूं, तो सर देखो मेरे को ये एरिया भी चाहिए ना, ये वाला जो मैंने वर्टिकल लाइंस लगाई है ये भी चाहिए, तो मैं कहां से कहां तक, 1 से प्लस करेंगे, ये भी एरिया चाहिए 1 से 3 तक, किस लाइन पर सर, x विद रिस्पेक्ट टू x, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, इसको खोल देते हैं सर, यहां पर क्या होगा बेटा, 2x - x² 2, लिमिट जाएगी -3 से 1, और ये क्या होगा सर, x² 2, लिमिट जाएगी 1 से 3। अब देखिए मैं इसको इधर सॉल्व करता हूं, देखिए ध्यान से देखिएगा, इधर सॉल्व करते हैं, यहां पर रखें, लिमिट रखना स्टार्ट करें, 2x की जगह पर सर पहले 1, तो 1 आ जाएगा, 2 1 जा 2 -1/2, चेक करो। अब सर माइनस का साइन लगेगा, ये -3 मतलब -6 और -3 का स्क्वायर मतलब 9/2, वो भी -9/2, ब्रैकेट क्लोज। अब प्लस का साइन अब यहां रखेंगे, 3 का स्क्वायर होगा सर 9/2 -1/2। देखिए 2 में से हाफ जाएगा तो आएगा सर कितना, 1.5 विच इज 3/2। बेटे आप एलसीएम लेके माइनस कर लो तब भी यही आएगा। अब इसको करेंगे तो 2 6 जा 12, 12 और 9 21, -21/2 और माइनस प्लस 21/2 प्लस 9 में से 1 गया 8/2। देखिए अब ध्यान से 21 और 3 24, 24/2 सर केवल 12 और 2 4 जा 8, तो आएगा कितना, 16 स्क्वायर यूनिट्स इज द एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन। क्लियर है, लिख लें। तो चलिए स्टूडेंट्स एक और बेहतरीन क्वेश्चन देखते हैं, कहते हैं फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय दिस लाइन, है ना, लाइन है सर, ये क्वेश्चन कई बार देता है बाय दिस लाइन, या फिर आपको पहचानना पड़ेगा x और y की पावर, डिग्री क्या है 1, इट इज अ लीनियर, x एक्सिस एंड द ऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, मतलब x की वैल्यू दी हुई है, कोऑर्डिनेट्स मतलब x y दोनों, ऑर्डिनेट्स मतलब इधर x या फिर y, है ना। तो देखिए ध्यान से देखिएगा, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये, बहुत ही शानदार, अलग तरह का कंसेप्ट है, इसमें एक नई चीज सीखेंगे हम। देखिए मेरे पास क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय दिस, तो इक्वेशन ऑफ गिवन लाइन वो मेरे पास है y = 3x + 2, ठीक है, एंड इक्वेशन ऑफ अदर लाइंस भी मेरे पास दी हुई है, मेरे को क्या दिया हुआ है, इक्वेशन ऑफ अदर लाइंस आर क्या है सर, x = -1 एंड x = 1, क्या रिप्रेजेंट करती हैं, रिप्रेजेंट्स अ लाइंस पैरेलल टू y एक्सिस, और मेरे पास दिया हुआ एंड x एक्सिस क्या रिप्रेजेंट करता है, x एक्सिस रिप्रेजेंट्स वेयर, या x एक्सिस रिप्रेजेंट्स क्या, x एक्सिस का मतलब क्या है, वेयर या रिप्रेजेंट्स व्हेन y = 0, है ना, जहां पर y 0 होता है उसी को हम x एक्सिस बोलते हैं। क्लियर है ना ये बात अच्छे से, ये सब बातें आपको पकड़नी चाहिए, ठीक है। आगे बात करते हैं, सर मेरे पास एक ही मेन इक्वेशन है और ये पक्का पता है, दोनों इसको कट करेंगे तभी तो मेरे पास बाउंडेड रीजन आएगा सर। मेरे पास ये 0 दिया हुआ है, x कितना है सर, -1 और x यहां पर है +1, चेक करेंगे, ठीक है। अब एक लाइन तो सीधी यहां से जाएगी y एक्सिस के पैरेलल, है ना, लेकिन सर इस लाइन को पहले बना लो, तो इस लाइन को बनाने के लिए सर फिर से पॉइंट रख लेते हैं, क्योंकि मैं चाहे इनके साथ निकालूं या पॉइंट रख लूं जल्दी बन जाएगी। तो x 0 x और y, अगर मैंने x को 0 लिया तो y आएगा 2, और सर अगर आपने x को चलो 1 ले लेते हैं, अगर मैंने x को 1 लिया तो y आएगा क्या 5, लेकिन सर अगर एक पॉइंट और लें, अगर मैंने y को 0 ले लिया तो x आएगा -2/3। सर ये पॉइंट क्यों लिया भाई, मैंने कहा लाइन बनानी है, कोई बात नहीं, 2 पॉइंट की जगह 3 पॉइंट ले लेते हैं। हम कोऑर्डिनेट्स देखते हैं x0 y2, तो सर x0 y2 1 2 3 4 एंड 5, तो सर ये वाला पॉइंट होगा, राइट। अच्छा x1 y5, x1 तो y5, सर मेरे पास ये वाला पॉइंट होगा ना। अगर मैं इन दोनों लाइंस को मैच करा दूं तो देखिए ध्यान से, ये मेरे पास इक्वेशन आ गई किस लाइन की, y = 3x + 2। थोड़ा सा आप चाहे इसको नीचे लिख लें, यहां पर लिख सकते हैं y = 3x + 2, मेरे पास ये इक्वेशन आ चुकी है। क्लियर है।
अब चलते हैं सर ये वाला पॉइंट, बेटा मैंने तो वैसे ही रख के दिखा दिया और मैंने आपको कहा इसका यूज जरूर होगा इस वाले पॉइंट का, ठीक है। अब देखिए ध्यान से समझिएगा, अगर मैं x-1 और x1 और ले लूं तो ये लाइन तो बाई डायरेक्शनल होती है, तो x-1 को कट करके जाएगी ये लाइन, तो ये -1 है और ये x = 1 है, तो ये लाइन भी इसको कट करके जाएगी। सर चेक कर लो, और ये पॉइंट ना 1 ही है, चेक करो आप यहां पर, यही तो 1 है भाई। ये पॉइंट क्या है 1,5, तो ये पॉइंट क्या है हमारे पास 1,5, और ये पॉइंट क्या था 0,2। चेक करो डायग्राम बन गया है। अब मुझे देखना है बाउंडेड रीजन कौन कौन सा हो रहा है। देखो ये बाउंडेड रीजन मुझे दिख रहा है, चेक करो आप, एक बाउंडेड दिख रही है, बाउंड्री दिख रही है एक। सर अगर क्वाड्रेंट को छोड़ दूं तो ये पूरा बाउंड्री दिख रही है, देखो एक ये ट्राइंगल, भाई क्वाड्रेंट से लेना देना नहीं है ना, क्वाड्रेंट को तो हमने इसलिए बनाया टू मेजर थिंग्स, वरना एक बाउंड्री मुझे ये भी दिख रही है, चेक कर लो आप, चेक करो आप अच्छे से, मेरे को 2 बाउंड्रीज दिख रही हैं, ये और ये। और अगर इस वाली लाइन की बात करूं तो ये इसमें भी कॉमन है और इसमें भी कॉमन है, चेक करो, है ना, पिछले वाले क्वेश्चन की तरह से ही। और अगर x-1 को देखता हूं वो सिर्फ यहां पर कॉमन है, और x1 को देखता हूं तो वो सिर्फ यहां पर कॉमन है। तो सर इस बात का मतलब ये हुआ -1 भी चाहिए मुझे, 1 भी चाहिए, और ये लाइन भी चाहिए ना, और मुझे क्या चाहिए द x एक्सिस भी चाहिए। तो सर x एक्सिस तो यहां भी है और यहां भी कॉमन है, ये भी चेक करो। x एक्सिस बोला उसने, पॉजिटिव x एक्सिस नहीं बोला, नेगेटिव भी नहीं बोला, x एक्सिस तो सर इसमें भी कॉमन है। तो फिर से हम पूरे एरिया को जब तक नहीं लेंगे ना तब तक तो ये सबका कॉमन एरिया आएगा ही नहीं। देखो ध्यान से, अब सर ये जो एरिया जो इसको मैंने शेड किया है, यही एक ऐसा एरिया है जो इन सभी लाइंस का या कर्व्स का कॉमन एरिया है। कैसे सर, ये वाली लाइन आ रही है दोनों में, हाँ जी आ रही है ना, -1 भी आ रही है शेडेड पोर्शन में, +1 भी आ रही है सर इस शेडेड पोर्शन में, x एक्सिस भी आ रहा है इस शेडेड पोर्शन में, चेक कर लो आप अच्छे से। तो सर इसके बारे में अब हम काम करेंगे पिछले क्वेश्चन की तरह, लेकिन एक फर्क होगा। कैसे, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन कैसे निकालें सर, देखिए इसके अंदर एक ही चीज अच्छी है, देखिए कैसे सर, इस बार क्या होगा अगर मैं इसको देखता हूं तो ये जो एरिया है ना, देखो मैं सिर्फ इसकी बात कर रहा हूं -1 से यहां तक की, है ना, ये जो एरिया है, ये जो बेसिकली हम एरिया निकालना चाहते हैं ये इस कर्व के नीचे है। अगर मैं इस इमेज को इस तरह से फ्लिप कर दूं, ये पूरी की पूरे जो ट्राइंगल को मैं इस तरह से फ्लिप कर दूं, इसकी मिरर इमेज देखना चाहूं तो ये ऊपर दिखेगा। तो आपको दिख रहा होगा कि अगर मैं ऊपर ले आऊं तो इस कर्व के नीचे का एरिया मुझे निकालना है अबाउट x एक्सिस। लेकिन सर ये तो नेगेटिव साइड है। हाँ देखो ध्यान से समझना, अगर मैं नीचे वाला एरिया निकालना चाहता हूं, जैसे मैंने कहा ये वाला, तो बेटा देखो मैं कैसे काम करूंगा, मैं जानता हूं इस पर स्ट्रिप लगाएंगे हम अबाउट x एक्सिस। तो x एक्सिस की जो विड्थ होगी हम उसको dx लेते हैं, एक स्ट्रिप जो एक धारी बोलते हैं जिसको हम एक पट्टी बोलते हैं, उसकी जो विड्थ होती है, ब्रेड्थ होती है, हम उसको dx लेते हैं, है ना, क्योंकि x एक्सिस की तरफ लिमिट लगा रहे हैं, चेंज इन x। लेकिन सर ये जो लेंथ है ना जिसको हम f ऑफ x बोलते हैं, जो इस सारी की सारी पट्टियों की लेंथ होगी वो डिपेंड करेगी y एक्सिस पर। वो किस पर डिपेंड करेगी, y पर, और इस तरफ y नेगेटिव होता है तो सर ये तो नेगेटिव निकल के आएगा, f ऑफ x में आएगा ना नेगेटिव निकल के। लेकिन एरिया हम निकाल रहे हैं, एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव। सर लेकिन एक बात बताओ, ये dx भी तो नेगेटिव साइड है, इसको क्यों नहीं नेगेटिव ले रहे बेटा। dx का मतलब होता है जब हम लिमिट लगाते हैं तो हम बोलते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0, है ना। अगर मैं इस dx का मतलब क्या है, चेंज इन x। आप ये बताओ चेंज इन x पर मैं प्लस माइनस को लगाने की जरूरत नहीं है, मैं बोलता हूं 0.000000001, सर तब भी पॉजिटिव की जरूरत नहीं क्योंकि इट इज ऑलमोस्ट 0। और मैं बोलता हूं अगर नेगेटिव 0.0000001 तो सर बहुत ही छोटी सी धारी लेता हूं मैं, बहुत ही पतली सी धारी, है ना, बहुत थिन लेयर, ठीक है। तो उस पर तो सर नेगेटिव पॉजिटिव कोई फायदा ही नहीं है लगाने का, तो क्योंकि वो तो अबाउट टू 0 है। ये बात तो हमने लास्ट टू लास्ट एज अ लिमिट ऑफ सम में हमने समझी थी कि इस पर हम लिमिट लेते हैं h टेंड्स टू 0, और h क्या है, विड्थ, जिसको हम एरिया ऑफ इंटीग्रेशन में बोल रहे हैं dx। क्लियर है। तो यहां पर पॉजिटिव नेगेटिव की जरूरत नहीं है, इधर नेगेटिव की जरूरत पड़ रही है। तो हम इसको करेंगे कैसे सर, देखिए हम लगाएंगे -1 से लेकर यहां तक। अच्छा सर ये पॉइंट क्या होगा, ये पॉइंट जरूर चाहिए मुझे, मैं ये नहीं कर सकता मैं -1 से 1 तक चला जाऊं कि सर ये तो पूरी एक ही तो कर्व है कि -1 से नीचे आ जाएगा और इधर से आ जाएगा, ऐसे नहीं मैं कर सकता। मुझे -1 से यहां तक पहले नेगेटिव पर काम करना पड़ेगा। तो -1 से ये पॉइंट मुझे चाहिए। इस पॉइंट पे मुझे एक बात पता है कि y
y हमेशा 0 होगा, तो देखो मैंने y को 0 रखा था तो x मेरे को पहले मिल गया था -2/3, तो ये पॉइंट क्या होगा -2/3। तो मैं लिमिट कैसे लगाऊंगा सर, देखिए -1 से -2/3, छोटे से बड़े पर जाऊंगा और फंक्शन लूंगा f ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x। क्लियर है, और इस पर मॉड्यूलस, क्योंकि एरिया नेगेटिव नहीं हो सकता। अब मैं क्या करूंगा, पॉजिटिव, अब मैं -2/3 से कहां जाऊंगा, 1 तक, -2/3 से 1 तक, ठीक है, -2/3 से 1 तक। अब किस कर्व के नीचे का एरिया चाहिए सर, इसके नीचे का, तो इसको मैं दोबारा बोल रहा हूं f ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि इसका एरिया तो हमेशा पॉजिटिव ही देगी। तो अब आप इसको सॉल्व करेंगे, देखिए कैसे करेंगे सर, मैं इस मॉड को हटाऊंगा नहीं लास्ट तक भी, तो आपके पास सॉल्यूशन के लिए जगह है। हाँ जी, देखिए -1 से -2/3, फंक्शन किस पर लिमिट लगेगी सर, इसी कर्व पर। ये कर्व क्या है, 3x + 2, तो यहां लेंगे आप 3x + 2 विद रिस्पेक्ट टू x विद इन द मॉड्यूलस, प्लस सेम वे -2/3 से अपर लिमिट 1, और इस बार भी 3x + 2 विद रिस्पेक्ट टू x। अब आप इसको ओपन करेंगे विद इन द मॉड्यूलस ओनली। देखिए 3x का इंटीग्रेशन होता है 3x² 2 प्लस 2x, और अब आप लिमिट लगाएंगे -1 से -2/3 और मॉड, प्लस यहां पर भी सर यही होगा 3x² 2 प्लस 2x -2/3 से 1, है ना। पहले क्या रखूंगा मैं, अपर लिमिट -2/3, सर मेरे को दिखता है यहां पर मॉड हम चलो बाद में लगा लेंगे, ये 3/2 है, x² की जगह पर ये रखना है, तो -2/3 का स्क्वायर होगा सर 4/9। क्लियर है, अब यहां पर रखेंगे +2 और -2/3। अब सर देखिए इस पूरे को एक ब्रैकेट में बंद कर दिया मैंने, माइनस लगाएंगे, अब x की जगह पर रखेंगे -1। जब आप -1 रखेंगे यहां पर तो ये बनेगा 3/2, और जब आप यहां -1 रखेंगे तो प्लस ट्वाइस ऑफ -1, एक ब्रैकेट क्लोज। अब आप पूरे पर मॉड्यूलस लगा दें। क्लियर है बात, मॉड्यूलस को जरूर लगाना है। अब इधर आए प्लस, अब हम ब्रैकेट लेंगे, x की जगह पर 1 रखते हैं तो ये बनेगा 3/2 प्लस में 2 माइनस, अब फिर x की जगह पर -2/3, तो सर यही क्वांटिटी दोबारा लिखनी है हमें। देखिए वरना आप ऐसे देखें 3/2 एज इट इज, x की जगह पर -2/3 का स्क्वायर, अगेन 4/9, चेक करो, लिखेंगे ना। अब सर +2 टाइम्स -2/3 होल टू द ब्रैकेट क्लोज, इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो देखिए सर 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, और कुछ कैंसिल होता है सर, अभी तक तो हाँ इधर भी कैंसिल हुआ, 2 और ये 3, चेक करो आप, ठीक है। तो आप देखिए यहां से मेरे पास आएगा मॉड के अंदर 2/3, 2 2 जा 4, -4/3 लिख सकता हूं। अच्छा मैं इसको ब्रैकेट भी खोल सकता हूं, -3/2, और देखिए ये -2 है, माइनस +2, और विद इन द मॉड, प्लस इधर से क्या मिलेगा सर 3/2 और 2, अगर मैं इनको ऐड करता हूं तो ये कितना है 1.5 और 2 कितना होगा 3.5, 3.5 का मतलब होता है 7/2, वरना आप एलसीएम ले ले 7/2, माइनस इधर से कितना मिल रहा है सर 2/3, और ये कितना है -4/3, माइनस प्लस 4/3, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं। अब सर हम क्या कर सकते हैं, या तो आप सारा एलसीएम ले लो, ठीक है एलसीएम ही ले लेते हैं, 2 3 जा 6 एलसीएम आएगा सर, है ना, 2 2 जा 4 माइनस 6/3, 2 2 जा 2 4 जा 8, 6/2 3 3 3 जा 9, और 6 2 जा 12, प्लस यहां पर सर एलसीएम कितना आया, फिर से 6 आया, 3 7 जा 21, 2 2 जा 4, और 2 4 जा 8, हम ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, ये एरिया नेगेटिव आ चुका है, 9 और 8 17, और 12 और 4 सर 16, तो कितना आया सर -1/6। तो ये जो एरिया आया है नेगेटिव क्यों आया है, क्योंकि जो लेंथ थी y वो नेगेटिव एक्सिस की तरफ था, इसका एरिया, लेकिन एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव, तो हमने इस पर मॉड्यूलस पहले से ही लिया हुआ है। प्लस 21 और 8 29 - 4 सर 25/6, चेक करो आप। अब सर देखिए मॉड है, मॉड तो अब हट जाएगा, तो यहां आएगा 1/6 प्लस 25/6, इनको ऐड करेंगे तो 26/6, 2 3 जा 6, 2 13 जा, तो 13/3 स्क्वायर यूनिट्स इज द एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन। और एक अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे से आप इसको लिख लें और इसको दोबारा से प्रैक्टिस करें, लिख लें। तो चलिए स्टूडेंट्स एक और क्वेश्चन देखते हैं मॉड्यूलस पर ही, है ना। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन मुझे लगता नहीं आएगा, लेकिन फिर भी दिया हुआ है आपकी बुक में, तो मैं एक क्वेश्चन ऐसा देख लेता हूं। कह रहा है स्केच द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू दिस। सर ये तो बहुत आसान है ग्राफ स्केच करना, तो इसके में तो बहुत ही आसान है। हम क्या करते थे, अगर मेरे पास y इज इक्वल टू मॉड x + 3 है, तो मैं क्या करूंगा, पुट करूंगा x + 3 किसके इक्वल,
सर x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू -3। तो जो ग्राफ होगा ना सर वो -1 -2 एंड -3, इधर ले लें आप एक और -4, इधर 1 2, इधर भी 1 2, इधर 3। ठीक है, या तो बेटा आप कुछ पॉइंट रख के दिखा दे, क्योंकि हमें बोला है उसने स्पेसिफिकली स्केच करके दिखाओ। वैसे तो मुझे पता है कि कैसे बनेगा ये x और y, आप पॉइंट ले लें। तो सर देखो पॉइंट रख के देख लेते हैं, और मैंने आपको बताया था कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी में सबसे पहला ऐसा पॉइंट रखो कि पूरा मॉड्यूलस ही 0 हो जाए। तो सर वो पॉइंट है -3, x को -3 रखते ही y 0 देगा, वो यही तो पॉइंट है सर, है ना, वही तो आएगा -3, 0। और आपको पता ही लग गया होगा ग्राफ ऐसे और ऐसे जाएगा, यही तो नॉच है इसकी, मॉड्यूलस भी लगा हुआ है, नेगेटिव साइड तो जा ही नहीं सकता। चेक कर लेते हैं। अब मैं रखता हूं x को -2, द मोमेंट आई पुट -2 यू विल गेट 1, -1 रखने पर यू गेट 2, और एक और रख लेते हैं इधर 0, तो आपको क्या मिलेगा सर, 0 रखते ही ये देगा 3, देगा ना। अच्छा सर इधर और देख लें, -4 रख लो, चलो फिर देगा 1, -5 रखने पर फिर देगा 2। तो बेसिकली जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरह का बनेगा, और ये 0,3 से पास करेगा, मतलब इस लाइन से ऐसे, -2 पे देगा ये, है ना, और -1 पर देगा ये 2। चेक करो आप, यही मॉड्यूलस y इज इक्वल टू, ये ग्राफ किसका है, y इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस 3। बोला है उसने स्केच द ग्राफ, कर तो दिया, स्केच कर दिया हमने, ग्राफ बना दिया। थोड़ा आप साफ से बनाना है इसको, यूजिंग द रूलर एंड ऑल। ठीक है, चलिए अब हमारे को कहता है इवेल्युएट दिस। सर ये भी हमने किया हुआ है -6 से 0, मेरे को शायद बताने की जरूरत नहीं है, हमने चैप्टर 7 में डेफिनेट इंटीग्रल्स की प्रॉपर्टीज पर मॉड के क्वेश्चन भी किए थे। सर सबसे पहला काम क्या करते थे, हम पुट करते थे, जैसे हमने वहां किया है x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो x आ गया -3। तो सर मैं इस क्वांटिटी को -6 से 0 मॉड x प्लस 3 को विद रिस्पेक्ट टू x कैसे लिख सकता हूं, मैं ब्रेक कर सकता हूं इन लिमिट को, -6 से अपर लिमिट होगी इस बार -3, और फंक्शन मेरे को क्या हटा देना है, मॉड हटाना है, मॉड हटाने के बाद ही मैं इंटीग्रेट कर सकता हूं। और -3 से कहां तक जाऊंगा मैं, -3 से द अपर लिमिट विच इज 0, अगेन x प्लस 3 विद रिस्पेक्ट टू x। अब देखिए इन दोनों के बीच में, चलो पहले यहां से देखते हैं, 0 से -3 के बीच में -1 भी आता है, -2। अगर मैं -1 रखता हूं ना, -1 प्लस 3 2 देगा, और अगर यहां रखता हूं तो -1 प्लस 3 तब भी 2 देगा। तो सर मुझे मॉड की आवश्यकता नहीं है, तो प्लस ही लगा दो यहां पे। तो लेकिन अगर -4 रख दिया तो ये क्वांटिटी आएगी -1, लेकिन यहां रखूंगा तो +1, तो सर इस पर मॉड की जरूरत है, तो बाहर माइनस दे दो। यही तो करना है, इवेल्युएट करना है आपने, वही हमने प्रॉपर्टी लगा दी इसकी, प्रॉपर्टी लगा के अब आप इसको सॉल्व कर दें। माइनस यहां पर क्या होगा सर, x² 2 प्लस 3 टाइम्स x, -6 से -3 प्लस x² 2 प्लस 3 टाइम्स x, -3 से 0। अब आप रखें इसमें माइनस, अगर -3 का स्क्वायर लेंगे तो 9/2, और यहां पर कितना आएगा -9, ब्रैकेट क्लोज, माइनस फिर लगाएंगे 6 6 36, 36/2 सर 18, और फिर यहां पर -18। आप चेक करो ये 0 होने वाला है ना, ये क्वांटिटी 0 प्लस। अब आपने देखिए अपर लिमिट रखी तो सर ये तो 0 हो जाएगा, फिर ब्रैकेट बंद करें माइनस, अब -3 रखें, -3 रखने पर तो सर यही चीज नहीं मिलेगी, रख के देख लो, 9/2 -3 3 जा 9। इतनी बात तो हमने बहुत समझी थी ये बातें वहां पे। तो अब देखिए अगर मैं इसको ओपन करता हूं, 2 9 जा 18, तो -9/2 माइनस माइनस प्लस 9/2, ये भी 0 ये भी 0, और ये कितना है 18, -9/2 माइनस माइनस प्लस 9/2। जब आप ऐड करेंगे तो यू विल गेट 18/2, तो इसको कट करने के बाद कितना आ गया, 9 स्क्वायर यूनिट्स इंटीग्रेशन आएगा वैसे इसका, है ना। लेकिन आपको मैं एक बात बताऊं, यहां पर आप एरिया मत लिखना, आप आंसर लिखेंगे केवल 9, क्योंकि उसने बोला ही नहीं है कि एरिया निकालो, उसने कहा है इवेल्युएटेड। बात समझ रहे हैं, यहां पर आप एरिया नहीं लिख के आएंगे, उसने कहा था स्केच कर दो ग्राफ। क्वेश्चन डिड नॉट आस्क कि आप इसका एरिया निकालें, उसने क्या कहा कि आप सिर्फ इसको इवेल्युएट करो, तो मैं अलजेब्रिक आंसर दूंगा। क्लियर है, लिख लें आप इसको। चलिए स्टूडेंट्स एक बेहतरीन क्वेश्चन पर बात करते हैं, कहते हैं फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन। बेटा वेरी स्पेशल क्वेश्चन है, भी पेपर के लिए याद रखना आप लोग, इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछता है। एरिया ऑफ रीजन निकालना है एक्स वाई, जिसमें आपके पास दो इनइक्वालिटी गिवन है। तो देखिए मेरे पास जो इनइक्वालिटी है, एक है y² स्मॉलर देन इक्वल टू 4x, और एक इनइक्वालिटी जो गिवन है वो है 4x² प्लस 4y²
स्मॉलर देन इक्वल टू 9, 4y² स्मॉलर देन इक्वल टू 9। मुझे इन दोनों का कॉमन पोर्शन शेड करना है और फिर उसका एरिया निकालना है, ठीक है। अगर सर मैं इसको फर्स्ट इक्वेशन बोल दूं, इसको सेकंड, क्योंकि मुझे मालूम है मुझे इनइक्वालिटी ट्रू फॉल्स करने के लिए कुछ पॉइंट रखने पड़ते हैं, तो मैं यहीं पर रखता हूं लाके। तो 1 मिनट के लिए मैं इनइक्वालिटी को रिमूव करता हूं, y² इक्वल टू 4x, और इधर भी लेट करता हूं मैं 4x² प्लस 4y² इक्वल टू 9। तो सर ये बात तो मैं पहले से ही पहचान पा रहा था कि सर ये जो इक्वेशन है वो तो पैराबोला की है, इट इज अ पैराबोला। कौन सा सर? पैराबोला। और कौन से वाला सर? एक्स एक्सिस पॉजिटिव है तो राइट वर्ड आप लिख देंगे, राइट वर्ड पैराबोला होगा सर, ये है ना। दूसरी बात सर ये क्या है? x² का कोफिशिएंट क्या है? 4, y² का भी 4, तो दोनों सेम है, तो इट इज द इक्वेशन ऑफ, इट इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल। बेटे मैंने आपको सारी पहचान अच्छे से बताई थी, और ये चैप्टर यही करा रहा है आपसे, आपको इक्वेशंस को देखते ही बताना, आपसे पूछ रहा है कि किसकी इक्वेशन है, आप जब ही बता पाए। क्लियर है बात? अब सर देखिए मैं इसको ना ठीक कर सकता हूं, कैसे? मैं चाहता हूं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आऊं जिससे मुझे इसका सेंटर और रेडियस दोनों पता लग जाए। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, x² और y² का कोफिशिएंट कुछ नहीं होता, जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल, वो किस फॉर्म की होती है सर? x माइनस h होल स्क्वायर प्लस y माइनस k होल स्क्वायर इक्वल टू r²। जो x और y का जो कोफिशिएंट है वो 1 होना चाहिए, तो इसको सबसे पहले करो डिवाइड बाय 4, ठीक है। तो जब आप यहां लिखेंगे तो x² प्लस y² इक्वल टू 9/4, तो यहां पर x माइनस 0 होल स्क्वायर, y माइनस 0 होल स्क्वायर इक्वल टू 3/2 होल स्क्वायर। तो यहां पर जो सेंटर होगा ना, मीनिंग h कोमा k, वो क्या आ रहा है सर? 0,0, एंड जो रेडियस होगा, रेडियस r जिसको हम बोलते हैं, वो होगा 3/2। तो सर इसका मतलब ये हुआ, अब मैं इसकी सहायता से डायग्राम प्लॉट कर सकता हूं इजीली। ये मेरा डायग्राम होगा, मतलब ये मेरा सर्कल होगा, ठीक है, जिसका सेंटर तो होगा 0 और ये पॉइंट होगा 3/2, मीनिंग 1.5। क्लियर है ये बात अच्छे से? अब सर इसकी बात करते हैं, तो ये तो सर राइट वर्ड पैराबोला होने वाला है, तो राइट वर्ड का मतलब ये वाला पैराबोला होगा सर, और क्या होगा? चेक करो, बात समझ पा रहे हैं? तो सर हमने तो ये भी पढ़ा हुआ है कि ये सर्कल हो चाहे क्या पैराबोला, ये सिमेट्रिकल होते हैं, तो सर जितनी दूरी पर एक्स एक्सिस से ये होगा उतनी दूरी पर तो ये होगा। ये बात भी समझने की है। और सर मेरे को है ना ये दिखता है कि ये इंटरसेक्शन पॉइंट ना कहीं मेरे को जरूरत पड़ने वाली है, तो सबसे पहले हम इंटरसेक्शन पॉइंट निकालते हैं। यहां लिखते हैं फॉर इंटरसेक्शन पॉइंट्स सॉल्व इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ। दिस इज माय थर्ड इक्वेशन एंड दिस इज आर फोर्थ इक्वेशन। फोर्थ हम किसको लें सर? इसको ले लेते हैं, चलिए फोर्थ, है ना, क्योंकि ये और ये सेम ही तो है। अब देखिए y² की जगह पर रखना क्या है? 4x, तो मैं क्या लिखता हूं? x² प्लस 4x इज इक्वल टू 9/4। चेक करो आप, तो आप अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 4x² प्लस 16x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। 4 9 जा 36, 18 2 जा भी 36, तो सर ये 18x माइनस 2x माइनस 9 इक्वल टू 0। अगर मैंने 2x को कॉमन लिया तो यहां बचेगा 2x प्लस 9, माइनस 1 कॉमन, तो फिर बचेगा 2x प्लस 9 इक्वल टू 0। तो इधर 2x माइनस 1 इज द फैक्टर और 2x प्लस 9 इज द फैक्टर, है ना। तो x मेरे पास दो वैल्यू आएंगी, या तो हाफ या x आएगा नेगेटिव 9/2। तो सर x नेगेटिव 9/2, ये तो सर पॉसिबल नहीं है। आप देख लो, फिगर को देख के दिख ही नहीं रहा, लेकिन x इक्वल टू हाफ ये सही लग रहा है सर। ये पॉइंट जो होगा 1/2 कोमा, और ये पॉइंट भी 1/2 कोमा। क्लियर है ये बात अच्छे से? अच्छा, अगर हम इसकी बात करते हैं y निकालने के लिए, तो इसको हम पुट कर देते हैं इन थर्ड। अगर मैं थर्ड में पुट करता हूं तो ये कितना होगा? y², देखो हाफ को रखते ही y² इक्वल टू 4 इंटू हाफ, इसको कट करेंगे तो 2y इक्वल टू आएगा प्लस माइनस √2। तो दोनों पॉइंट होंगे, बिल्कुल होंगे सर, एक √2 होगा और एक होगा सर नेगेटिव √2। चेक करो आप। अब हम क्या करते हैं, अब हमें शेडेड पोर्शन निकालना है। शेडेड पोर्शन के लिए मेरे को ये नहीं पता कि मेरे को शेड ये पोर्शन करना है पूरा या इसके बाहर वाला। भाई बात समझे, ये जो मेरा पैराबोला जा रहा है वो इस तरह से जा रहा है, या तो ये छोटा पोर्शन शेड होगा या ये बड़ा पोर्शन शेड होगा। इसका फैसला कौन करेगा? इसका फैसला इनइक्वालिटी कर देगी, है ना। और मैंने आपको बताया था इनइक्वालिटी को जब भी आप चेक करें तो जो पॉइंट ऑन द कर्व है उसको बिल्कुल ना रखें, जैसे 3/2 इसको ना रखें, 0 0 इसको ना रखें। हाँ सर ये रख सकते हैं, हाँ ये भी रख सकते हैं। आगे जाएंगे 2,0 आएगा, वो भी रख के देख सकते हैं। तो रख के दिखाएं। तो चलिए सर 4, या हम यहां पर चेक करते हैं
क्या, फॉर शेडेड पोर्शन हम टेस्ट अप्लाई कर रहे हैं फॉर शेडेड पोर्शन, अप्लाइंग टेस्ट ऑन y स्क्वायर स्मॉलर देन इक्वल टू 4x, या फॉर शेडेड पोर्शन हम पुट करते हैं यहां पे पुट 2,0 है ना, एक बार इसमें रखेंगे और एक बार इस इक्वेशन में रखेंगे 4x स्क्वायर 4y स्क्वायर स्मॉलर देन इक्वल टू 9। क्लियर है बेटा ये बात। अब देखिए अगर मैंने 2,0 को यहां रखा तो कितना आएगा सर, ये 0 और ये कितना होगा 2 4 जा 8, तो ये तो बात ट्रू हो गई सर। तो इस बात का मतलब हो गया ट्रू। अगर यहां पर रखता हूं तो सर 2 2 जा 4, देखिए यहां पर चलो मैं लिख देता हूं प्लस ये 0 स्मॉलर देन इक्वल टू 9, 4 4 जा 16, क्या छोटा है 9 से, सर ये बात फॉल्स है। अच्छा बेटा एक बात और मैं आपको बताता हूं, बच्चों को लगता है सर ट्रू फॉल्स हर बार ट्रू आना चाहिए, ये बात जरूरी नहीं है, ट्रू और फॉल्स आना चाहिए। बात ये जरूरी है कि अगर ये ट्रू आ रहा है तो जो शेडेड पोर्शन होगा वो इस तरफ होगा, अगर फॉल्स आ रहा है तो शेडेड पोर्शन इससे अपोजिट तरफ होगा। समझ रहे हैं आप बात को, ये जरूरी नहीं है। बच्चे क्या करते हैं, यानी कि इंटेंशनली चाहते हैं कि ट्रू आए, ऐसा पॉइंट रखो कि ट्रू आ जाए, तो उससे क्या होगा, टेस्ट वुड डिसाइड कि भाई कर्व जो शेडेड पोर्शन होगा किस तरफ बनेगा। ट्रू फॉल्स से कोई लेना देना नहीं है। ट्रू तो ये बता रहा है कि ये पोर्शन ठीक है, फॉल्स ये बता रहा है कि ये पोर्शन गलत है, ये वाला पॉइंट शेडेड पोर्शन में नहीं आएगा। बस इतनी सी बात है, ये नहीं कि सर मैं चाह रहा हूं कि ट्रू आ जाए, ट्रू नहीं लाना आपने बिल्कुल भी। क्लियर है। तो देखिए यहां पर इस वाली कर्व को देखते हैं, ये कर्व को किसकी है, पैराबोला। पैराबोला कहता है ट्रू है, तो 2,0 की तरफ जाएंगे हम, 2,0 की तरफ का एरिया आएगा। चेक करो अब आप अच्छे से समझ पा रहे हैं। अब सर ये जो सर्कल है ना, ये कहता है ये 2,0 वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला सर्कल ये है, कहता है ये पॉइंट फॉल्स है, तो मतलब जो सर्कल है इस तरफ ना जाके इस तरफ आएगा, इस तरफ आएगा। चेक करो अब आप देख के बताओ इसमें आपको कॉमन एरिया कौन दिख रहा है। सर जहां पर दोनों लाइनें आएंगी तो वो यही तो कॉमन एरिया होगा। चेक करो आप, बात समझ रहे हैं बेटा किस तरह से आपने चेक करना होता है। ये नहीं कि सर मैं तो है ना हर बार ट्रू लाना चाहता हूं, ट्रू लाने से कुछ नहीं होगा। टेस्ट यानी कि ये इनइक्वालिटी टेस्ट विल डिसाइड विच एरिया पर्टिकुलरली विच पर्टिकुलर रीजन विल हैव टू कंसीडर और विच पर्टिकुलर रीजन विल नॉट कंसीडर, ये डिसाइड करता है, बस ये डिसाइडिंग फैक्टर है ना। ये टेस्ट है एक तरह से। फॉर शेडेड पोर्शन वी वुड अप्लाई टेस्ट वेयर इन वी पुट अ पॉइंट लाइंग अबव लाइंग आउटसाइड या इनसाइड द कर्व, नॉट ऑन द कर्व। क्लियर है, यही चीज हमने की है। ठीक है, तो अब देखिए एरिया क्या होगा, ध्यान से देखना। एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन क्या होने वाला है सर, देखिए ध्यान से। मुझे क्या करना है सर, इसको निकालना है, और मैं जानता हूं ये इसका 2 टाइम्स है, तो एक बात तो ये फायदा हो गया सर, ट्वाइस ऑफ, है ना। लिमिट कहां से कहां तक जाएगी, 0 से लेकर। सर अगर मैं 3/2 तक चला जाऊं ना तो ये कर्व दिखती है मुझे, तो ये भी एरिया मिल जाएगा, वो तो मुझे चाहिए नहीं है ना। तो इससे अच्छा तरीका क्या है सर, जो इंटरसेक्शन पॉइंट निकाला था ना उसका यूज करो। पहले लगाओ एरिया इस कर्व पर, जो जिसको मैं डार्क कर रहा हूं, देखो ध्यान से, जिसको मैं डार्क कर रहा हूं, ये कर्व किसकी है सर, ये कर्व है पैराबोलिक कर्व, है ना। और अगर मैं इसको y इज इक्वल टू वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x है, अगर मैं इसको लिख लू y इज इक्वल टू 2√x प्लस माइनस, बट वी आर वर्किंग ऑन, वी वर्क ऑन फर्स्ट क्वाड्रेंट, है ना। तो अब हम क्या कह सकते हैं, y इज इक्वल टू 2√x, ये मेरी इक्वेशन आएगी किसकी, पैराबोला की। तो मैं यहां पर लिखता हूं, इसको ऊपर की तरफ लिखता हूं, y इज इक्वल टू 2√x। वैसे भी सर मैं x पर स्ट्रिप लगा रहा हूं, x के यानी कि जो मेरा बेस है वो x एक्सिस होगा, क्योंकि मैं इसके नीचे देख रहा हूं तो ये x एक्सिस दिख रहा है, तो मुझे x में ही पूरा फंक्शन चाहिए। क्लियर है ये बात अच्छे से। तो अब देखिए मैं किस पर लगाऊंगा, सबसे पहले 0 से लेकर कहां तक, 1/2 तक, 0 से लेकर 1/2 तक किस पर लिमिट लगेगी सर, फंक्शन होगा 2√x। तो यहां पर चलो मैं पहले फंक्शन लिखता हूं, और ये कौन होगा सर, पैराबोला। ठीक है, क्या पूरा एरिया आ गया सर, अभी नहीं आया पूरा एरिया। पूरा एरिया लाने के लिए हम क्या करें, हाफ से सर इस पर भी तो लगानी है लिमिट, देखो इस पर भी लिमिट चाहिए। ये कौन है, ये तो सर सर्कल की, ये तो सर्कल की कर्व है, तो सर्कल की इक्वेशन पर लगेगी, प्लस करेंगे 1/2 से 3/2 तक, किस पर सर, सर्कल पर। सर्कल की इक्वेशन क्या है हमारे पास, ये। तो इससे भी आप पूरा फंक्शन x में लेके आए, y स्क्वायर इक्वल टू 9/4 माइनस एक्स स्क्वायर। मैं लिख सकता हूं, अगर मैं इसका एलसीएम ले लूं तो ये होगा 9 माइनस 4x स्क्वायर अपॉन में 4, या आप इसको ऐसे ही रहने दें, है ना, सही रहेगा। y विल बी इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट
इसको मैं लिख लेता हूं 3/2 होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अगेन वी आर वर्किंग ऑन फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो आप यहां पर ओनली पॉजिटिव विल बी कंसीडर, ओनली पॉजिटिव वुड कंसीडर, ठीक है। तो y विल बी इक्वल टू रूट ओवर कितना होगा सर 3/2 होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो सर अभी हम है ना वो देखते हैं कर जो भी होगी यहां पर y विल बी इक्वल टू क्या होगा रूट ओवर 9/4 माइनस एक्स स्क्वायर। ये इक्वेशन होगी x की टर्म्स में, जिसको मैं एक अनदर फंक्शन ले रहा हूं g ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x। आप चेक करें, क्लियर है। और ये जो ट्वाइस होगा ना बेटा, ये दोनों कर्व्स का होगा, तो ट्वाइस पूरे ब्रैकेट पर, क्लियर है। आप लिख लें, मैं यहां से स्पेस बना के यहीं पर कैलकुलेशन करता हूं, लिख लें आप इसको। तो चलिए अब हम इसको यहां पर लिख लेते हैं। एरिया मुझे निकालना है, एरिया रिक्वायर्ड एरिया विल बी इक्वल टू क्या है सर ट्वाइस ऑफ 0 से हाफ, 0 से 1/2। फंक्शन कौन लेंगे सर पैराबोला। पैराबोला की इक्वेशन ये रही, 2 को मैंने बाहर कर दिया अंडर रूट एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब प्लस करेंगे, अब सर 1/2 से 3/2 हाफ से लेकर हम कहां जाएंगे 3/2 तक। फंक्शन इस बार कौन लेंगे सर, इस बार लेंगे सर्कल। यहां लिख लेना आप, सर्कल होगा ये, राइट। तो सर्कल की इक्वेशन क्या है सर हमारे पास रूट ओवर 3/2 होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एंड विद रिस्पेक्ट टू एक्स ब्रैकेट क्लोज। चेक करें अब, ठीक है। अब देखिए ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, देखिए कैसे करेंगे। ट्वाइस ऑफ, ध्यान से देखिएगा, ट्वाइस ऑफ इसको अगर हम खोलते हैं x की पावर हाफ, जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो x की पावर 3/2, और जो 3/2 डिनोमिनेटर में आएगा वो रेसिप्रोकल होने के बाद 2/3, जो कांस्टेंट है बाहर जाएगा 1/2 से 0, ठीक है। प्लस अब सर इसका इंटीग्रेशन, ये तो सर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इट इज दी टाइप 4 रेसिप्रोकल ऑफ टाइप 3। तो क्या होती थी सर वो देखिए ध्यान से, मैं अगर इस पर लगाना चाहूं तो हम कैसे लगा सकते हैं, एक काम ये करते हैं, इस ब्रैकेट को ना ऐसे ले लेता हूं आपकी बार, है ना। अंदर मैंने ये वाले ब्रैकेट लगा दिए, कोई बात नहीं। x/2 रूट में कौन आएगा सर, ये एज इट इज है ना, ये कितना है 9/4 माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस आएगा क्योंकि a स्क्वायर पहले है, साइन इनवर्स का फॉर्मूला है a²/2 मतलब 9/4 अपॉन में 2, और वो घूमने के बाद 2 हो जाएगा। अब क्या आएगा सर साइन इनवर्स x अपॉन में दिस, x के नीचे 3/2, तो ये जब रेसिप्रोकल लेंगे तो 2x/3 ब्रैकेट क्लोज, लिमिट जाएगी हाफ से 3/2 एंड होल टू द ब्रैकेट। आप चेक करें, ये 2 जो है ना बेटा पूरे से मल्टीप्लाई हो रहा है, लास्ट में 2 पर काम करना है हमें, ठीक है। तो जो कुछ कटता है उसको काट सकते हैं सर, कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, तो कोई बात नहीं, हम लिमिट पुट करना स्टार्ट करते हैं। 2 टाइम्स ये कितना है सर 4/3, कितना है 4/3। अब देखिए अगर मैंने यहां पर x हाफ की पावर 3/2 ली, 1/2 उसकी पावर कितनी है 3/2 माइनस 0 प्लस यहां पर अपर लिमिट मैंने क्या बताया, जब रूट मिलता है तो सबसे पहले रूट में रखेंगे। 3/2 को अगर आपने यहां रखा तो पूरी क्वांटिटी बन जाएगी सर 0। अब देखिए ये कितना है सर प्लस 9/8 साइन इनवर्स, ये कितना है सर 2/3 इंटू में x की जगह पर आपने रखना है 3/2, ठीक है, माइनस, अब फिर ब्रैकेट क्लोज माइनस 1/2 आप यहां रखेंगे तो 1/2 अपॉन में 2, रूट में क्या आएगा सर 9/4 माइनस 1/4 प्लस 9/8 साइन इनवर्स। देखिए x 2/3 है ही, और x की जगह पर आप क्या रखेंगे 1/2 एंड ब्रैकेट क्लोज। इस तरह से ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा बेटा, और सर हमारा कुछ कैंसिल हो रहा है, हाँ यहां भी कैंसिल हो रहा है, 3 से 3, 2 से 2, अंदर 1 बच रहा है, ठीक है। तो देखिए यहां से क्या होगा ट्वाइस ऑफ, अगर मैं ये 4/3 रहने दूं तो 0 से कोई दिक्कत नहीं है, ये है 1/2 की पावर 1.5, तो एक 1/2 तो सर पूरा आएगा, एक 1/2 तो आएगा सर पूरा, और एक 1/2 आएगा हाफ √2 में, और ये कैंसिल 2 देगा, ठीक है। अब प्लस, अब देखिए यहां से 9/8 साइन इनवर्स 1 है, 1 को आप लिख सकते हैं डायरेक्ट साइन π/2, ठीक है। अच्छा सर इसकी तरफ और देखते हैं, ये हो जाएगा नेगेटिव 1/4। देखिए 9/4 माइनस 1/4 8/4, ब्रैकेट 8/4 को मैं लिख सकता हूं 2, तो ये बन जाएगा केवल √2/4, ये पूरी क्वांटिटी √2, और माइनस प्लस सर माइनस, और ये कितना है 9/8 साइन इनवर्स 1/3। चेक करें अब आप, ठीक है। तो सर इसका बेनिफिट क्या हुआ, और ब्रैकेट आप यहां पर क्लोज कर दें, तो ट्वाइस ऑफ यहां पर हो गया सर 2/3 √2, और सर इस √2 से इसको भी कैंसिल कर सकते हैं हम, इसको कैंसिल कर दो, √2/3 आप लिख सकते हो, राइट, √2/3 प्लस
ये सर साइन इनवर्स से साइन गेट्स कैंसिल्ड आउट, क्योंकि ये जो π/2 है रेंज में आएगा साइन इनवर्स की, तो 9/8 इंटू में π/2 माइनस सर ये कितना है √2/4 और माइनस 9/8 साइन इनवर्स 1/3 ब्रैकेट क्लोज। अब फिर से सर मैं एक काम करता हूं, जो मेरे को कांस्टेंट दिखते हैं अदर देन पाई या अदर देन यहां पर 9/8 है इनवर्स है और यहां π/2, देखो सर मेरे को दिखता है 9/8 यहां भी है यहां भी है, तो इन दोनों पर मैं कुछ काम कर सकता हूं। तो मैं इसको √2/3 माइनस √2/4 को तो कर देता हूं इकट्ठा और फिर एक ब्रैकेट लगाता हूं और यहां पर पहले इन दोनों से मैं 9/8 कॉमन ले सकता हूं और यहां लिखता हूं π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/3। बेटा मेरी बात समझने की कोशिश करें, मैंने इन दोनों से 9/8 कॉमन लिया है और सर हमने पढ़ा हुआ है बिकॉज π/2 माइनस साइन इनवर्स थीटा होता है कॉस इनवर्स थीटा, यह आपने ट्रिगो इनवर्स ट्रिगो में पढ़ा हुआ है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं 9/8 cos इनवर्स 1/3 प्लस सर इससे हम क्या कर सकते हैं, देखिए आप ज्यादा से ज्यादा एलसीएम ले सकते हो इसका, राइट। तो अगर मैं एलसीएम लेता हूं तो 4 3 होगा 12, यहां आएगा 4√2 और ये होगा 3√2 और बाहर क्या आएगा सर 2। 4√2 में से 3√2 जाएगा तो √2/12 और 2 को अंदर भेजता हूं, देखो √2/12 की जगह होगा √2/6 और फिर 2 को इससे मल्टीप्लाई कराता हूं तो होगा 9/4 cos इनवर्स 1/3 स्क्वायर यूनिट्स इज द एरिया ऑफ आवर रिक्वायर्ड रीजन। क्लियर है। और स्टूडेंट्स एक बात और बेटा, यही क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है कई बार, क्वेश्चन मैं यहां लिख देता हूं एरिया ऑफ सर्कल 4x² प्लस 4y² इक्वल टू 9 विच इज इंटीरियर टू द पैराबोला y² इज इक्वल टू 4x। देखिए बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। देखिए हमने सर्कल बनाया, पहले सर्कल बनाया और उसके बाद हमने पैराबोला बनाया, ठीक है। कहता है इंटीरियर पार्ट, इंटीरियर अंदर की तरफ लेना है तो यही तो पोर्शन होगा इंटीरियर पैराबोला, अंदर पैराबोला के अंदर ये सर्कल है और ये पैराबोला है तो अंदर पैराबोला के ये पोर्शन की बात होगी। अगर एक्सटीरियर टू पैराबोला करेगा तो ये वाली बात होगी, एक्सटीरियर में ये इंटीरियर में ये पैराबोला के अंदर का पार्ट। तो ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम है और सेम आंसर है। तो मैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन लूंगा ना, आप ध्यान रखना इसी क्वेश्चन का आंसर ये आया है। अब हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे ये हमारे पास फिर काम करेगा, ठीक है। अच्छे से आप इसको लिख लें। तो चलिए स्टूडेंट्स एक और बहुत ही स्पेशल क्वेश्चन पर बात करते हैं। मैंने ये क्वेश्चन अभी आपको बताया कि इस तरह का क्वेश्चन भी पूछता है, कहता है फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल। हमें एरिया निकालना है सर्कल का विच इज एक्सटीरियर टू द पैराबोला। अभी मैंने बताया कि यही जिससे प्रीवियस क्वेश्चन इंटीरियर टू पैराबोला का मतलब ये पोर्शन। देखिए बात समझने की कोशिश करें, मुझे क्या क्या दिया हुआ है, इक्वेशन ऑफ सर्कल गिवन है, इक्वेशन ऑफ सर्कल बेटा मेरे पास गिवन है विच इज 4x² प्लस 4y² इक्वल टू 9। यही हमने प्रीवियस क्वेश्चन में जब हमने सॉल्व किया था y इज इक्वल टू हमने लिखा था 9/4 माइनस x²। आप याद करने की कोशिश करें तो इस सर्कल की इक्वेशन हमने ऐसे लिख दी थी y इज इक्वल टू 9/4 माइनस x² विद इन रूट। क्लियर है। इसी तरह से मेरे पास एक इक्वेशन और गिवन है पैराबोला की y² इक्वल टू 4x, तो y इज इक्वल टू 2√x। तो ये इक्वेशन किसकी थी सर, पैराबोला की y इज इक्वल टू 2√x। ठीक है, ये बात सारी हमने पिछले क्वेश्चन में की थी। ये राइटवर्ड पैराबोला है, राइटवर्ड पैराबोला है। इसमें सर्कल का जो रेडियस है वो 0 0 है और सर्कल का जो सेंटर है वो 0 0 है, लेकिन रेडियस क्या है 3/2। ठीक है, और हमने इन दोनों कर्व्स के इंटरसेक्शन पॉइंट भी निकाले थे 1/2 और 1/2 और y आया था √2 और एक नेगेटिव √2, एक और आया था नेगेटिव, क्योंकि वो पॉसिबल नहीं है। अलजेब्रिकली वो पॉसिबल है, सॉल्व करने पर वो आ रहा है मैथमेटिकली, लेकिन बाय सीइंग द फिगर वो तो सर लगता ही नहीं कि वो क्या होगा, इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, तो हम उसको नॉट पॉसिबल या इनवैलिड बोल देंगे। क्लियर है ना ये बात। ठीक, इतनी बात हमने बेटा प्रीवियस क्वेश्चन में कर ली थी। अब हमें करना क्या है इसमें, अब हमें फिर से एरिया निकालना है। देखो एरिया कौन सा निकालना है, सर्कल है, हाँ जी है। कहता है विच इज एक्सटीरियर टू द पैराबोला, मतलब जो पैराबोला है ना उसके बाहर का मुझे एरिया चाहिए, मतलब ये एरिया चाहिए मेरे को, जिसको मैं शेड कर रहा हूं। इस बार अंदर का एरिया नहीं चाहिए मेरे को। बात समझने की कोशिश करें, मेरे को जो एरिया चाहिए इस बार पैराबोला के आउटसाइड का चाहिए। मैंने आपको अभी भी बताया था, या लास्ट क्वेश्चन में मैंने आपसे डिस्कस किया था, एक सर्कल है एक पैराबोला है।
एक स्मॉलर पोर्शन है, एक बिग पोर्शन है, या एक इनसाइड द पैराबोला पोर्शन है, एक आउटसाइड। मुझे ये चाहिए, मुझे इस बार ये निकालना है, इसका एरिया निकालना है, इंटीरियर नहीं एक्सटीरियर टू द पैराबोला। ठीक है, तो सेम क्वेश्चन है, पिछली बार हमने इंटीरियर निकाला था, इस बार एक्सटीरियर निकालने को कहता है। तो सर निकालने का तरीका हो सकता है क्या, देखिए ध्यान से समझिएगा, मैं एक पहले दो मेथड डिस्कस करूंगा जो ज्यादातर स्कूल्स में बताया जाता है, उसको मैं मेथड 1 बोल रहा हूं। ठीक है, कैसे करते हैं, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन विल बी इक्वल टू, देखिए मैं ये जानता हूं पूरा ये सर्कल है, ये पूरा का पूरा क्या है, सर्कल है ना। अगर मैं इस पूरे सर्कल में से इंटीरियर का एरिया माइनस कर दूं तो मेरे पास ये बचा हुआ एरिया आ जाएगा। ये एक मेथड हो सकता है ना। तो देखिए मैं क्या लगाने जा रहा हूं, मैं देखिए अगर मैं पूरे सर्कल पर काम करना चाहूं तो पूरा सर्कल मेरे पास इस तरह से है, राइट, पूरा सिमेट्रिकल होता है, 0 से लेकर 3/2 तक अगर मैं लिमिट फर्स्ट क्वाड्रेंट में लगा दूं और इसका 4 टाइम्स कर दूं तो मेरे पास सर्कल का एरिया आ जाएगा। तो हम कैसे कर सकते हैं सर, 0 से 3/2 किस पर लिमिट लगानी है, सर्कल पर। सर्कल की इक्वेशन क्या है, ये √9/4 माइनस एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स। लेकिन सर इसका कितना टाइम्स, 4 टाइम्स, तब मुझे सर्कल का एरिया मिलेगा बेटा। क्लियर है। अब सर इसमें से क्या करना है, इसमें से माइनस करना है। देखिए यहां पर आप लिख दें एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल माइनस क्या, एरिया ऑफ इंटीरियर टू दी पैराबोला, एरिया ऑफ सर्कल इंटीरियर टू दी पैराबोला। हम ये माइनस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो माइनस सब इंटीरियर टू द पैराबोला हम कैसे लगाएंगे, देखिए कैसे, इंटीरियर टू द पैराबोला। तो मैं फिर से वही काम करूंगा, पहले जाऊंगा 0 से हाफ तक, मैं किस पर लगाऊंगा, इस पर, है ना। मैं क्या करने जा रहा हूं सर, 0 से 1/2 किस पर लगेगा, ये लगा है आपका पैराबोला पर, लिमिट लगेगी 2√x विद रिस्पेक्ट टू x। क्लियर है बेटा ये बात। अच्छा आगे चलते हैं। सर अभी भी ये पोर्शन तो बच गया, तो अब ये फिर से सर्कल आ गया, कहां से कहां तक, प्लस करेंगे 1/2 से 3/2 तक, हाफ से लेकर कहां तक लिमिट जाएगी सर, 3/2 तक जाएगी ना। 1/2 से 3/2 तक किस पर सर, सर्कल पर, विच इज 9/4 माइनस एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स। चेक करें, लेकिन सर ये किसका है, 0 से हाफ तक लिमिट लेके गए तो आपको यहां तक का एरिया मिल गया, हाफ से 3/2 तक लिमिट लेके गए तो, और आपने इंटीग्रेशन लगाया किस पर, सर्कल पर, तो यहां तक का एरिया मिल गया। लेकिन सर नीचे का एरिया भी तो माइनस करना पड़ेगा, तो इसका ट्वाइस करेंगे हम, इसका हमने क्या कर दिया, ट्वाइस। तो बेटा यही क्वेश्चन तो अभी हमने किया था, इसका आंसर क्या निकाल के लाए थे आप, याद करने की कोशिश करें, पीछे वाले क्वेश्चन पर जाएं, देखें उस क्वेश्चन पर हम आंसर क्या लेके आए थे सर, √2/6 क्या आया था इसका आंसर, √2/6 प्लस 9/4 साइन इनवर्स 1/3, नहीं कोस इनवर्स आया हुआ यहां पे, है ना, कोस इनवर्स 1/3। क्लियर है ये बात। अब सर इसको सॉल्व कर लें और इसमें से अगर इसको माइनस कर दें तो काम हो गया। लेकिन आप खुद सोचो, अगर क्वेश्चन पेपर में यही आ जाता है तो कितनी लेंदी होगा, पहले इसको सॉल्व करो, फिर इसको सॉल्व करो, फिर इसको सॉल्व करो, काफी काम कराएगा, करना पड़ेगा ना। तो देखिए इसको अगर मैं करने की कोशिश करता हूं तो 4 टाइम्स a² माइनस x² लगाएं एक बार इस पर, x/2 अंडर रूट में क्यों आएगा सर, 9/4 माइनस x² प्लस a²/2 मतलब 9/8 हो जाएगा, साइन इनवर्स ये कितना होगा सर, अच्छा ये 9/4 नहीं बेटा, ये 3/2 का स्क्वायर है, पहले तो मैं इसको ठीक करता हूं। क्लियर है ये बात, यहां भी 3/2 का होल स्क्वायर, ऑल तो मेरे को ये तो सॉल्व ही नहीं करना, लेकिन फिर भी आप याद रखें a² माइनस x² होगा, तब भी ये टाइप 4 है इनडेफिनेट इंटीग्रल के मुताबिक, रेसिप्रोकल ऑफ टाइप 3। तो 9/8 है ना, a²/2 9/4 इंटू अपोन में 2 तो 9/8 साइन इनवर्स 2x अपोन में 3 और ब्रैकेट क्लोज 0 से 3/2 और यहां पर नेगेटिव टाइम्स। ये पूरा सॉल्व होने के बाद ये उत्तर आया था हमारे पिछले क्वेश्चन का। ठीक है, तो देखिए अब यहां पर क्या होगा, अगर मैं 4 टाइम्स, अगर मैं 3/2 को ब्रैकेट में रख दूं, रूट के अंदर रख दूं, तो ये तो बन जाएगा 0 प्लस 9/8 साइन इनवर्स 2/3 इंटू 3/2 ये दे देगा 1। क्लियर है, माइनस अगर मैंने 0 रख दिया तो ये भी 0, और देखिए ये क्या बनेगा 0 प्लस 9/8 टाइम्स साइन इनवर्स, सर ये क्वांटिटी भी 0, और माइनस में ये तो ब्रैकेट एज इट इज चलता रहेगा जो का त्यों। क्लियर है ये बात। अब यहां से फायदा क्या होगा सर, देखिए ये क्वांटिटी साइन इनवर्स 0 पर साइन 0, साइन इनवर्स से साइन गेट्स कैंसिल्ड आउट, क्यों 0 इसकी
रेंज में आएगा -π/2 से π/2 तक, ये क्वांटिटी पूरी जीरो हो गई। ये क्या देगा 9/8 इंटू में π/2, और सर ये कौन है 4 इससे काट दोगे 2, तो 9π/4 माइनस द होल दिस एरिया विच इज √2/6 प्लस 9/4 कोस इनवर्स 1/3। और अगर मैं ब्रैकेट ओपन कर दूं तो ये भी नेगेटिव और सर ये क्वांटिटी भी नेगेटिव। ये आंसर होगा आपका, ये बेसिकली आपका पूरा स्क्वायर यूनिट्स करके आंसर आएगा किस क्वेश्चन का, इस अपर वाले क्वेश्चन का, कि ये हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए बहुत ही लेंथी हो जाएगा क्वेश्चन, हालांकि दिस इज द मेथड विच इज डिस्कस इन योर स्कूल्स रेगुलरली, यही मेथड यू डिस्कस करते हैं वो लोग ज्यादातर। ठीक है, एक बात और बताता हूं मैं आपको कि सर हम एरिया ऑफ सर्कल तो डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, आपने इतना तामझाम क्यों किया? एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है ये तो हम पढ़ते आ रहे क्लास 10th 9th 8th से। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है सर? πr²। पाई की वैल्यू कोई बात नहीं, r तो पता है 3/2 है, उसका स्क्वायर ही तो करना है सर, 9/4 पाई। तो सर आप कोई अलग थोड़ी निकाल के लाए हो, देखिए ये एरिया ऑफ सर्कल ही तो है। एरिया ऑफ सर्कल क्या है? ये माइनस से पहले वाला पूरा कैलकुलेशन एरिया ऑफ सर्कल ये है। लेकिन बेटे अगर पेपर में आपके आता है तो आप ये मेथड ना क्रॉस चेक तो कर सकते हो, वेरीफाई तो कर सकते हो अपना आंसर, बट इसको लगाना मत, मैं ये कहूंगा, क्योंकि वो क्वेश्चन है इंटीग्रेशन बेस्ड क्वेश्चन आएगा 6 मार्क्स का, तो आपको सब कुछ लगा आएगा, वो कहेगा कि पूरा करके दिखाओ, मुझे डेफिनेट इंटीग्रल सॉल्व करके दिखाओ, ऐसे नहीं कि वो तो मुझे पता है तो मैं उस तरह से कर दूं। ठीक है, इंटीग्रेशन चैप्टर है तो यूज इंटीग्रेशन ऑन अ प्रायोरिटी बेसिस, एक बात। दूसरी बात, अब मैं इसी क्वेश्चन को ना मेथड 1 की बजाय मेथड 2 से बताता हूं, और आप इस आंसर को साइड में लिख लो। ठीक है, और फिर हम देखते हैं, लिख लें। तो चलिए स्टूडेंट्स अब बात करते हैं मेथड 2 पर, है ना, विच इज क्वाइट इजी देन द मेथड 1। आप देखेंगे कितनी कैलकुलेशन का फर्क है। देखिए ध्यान से, हमारे पास ये आंसर मैंने लिख दिया है, ये आंसर हमारा निकल के आना चाहिए, पहली बात तो ये। दूसरी बात, मुझे क्या निकालना है? एक्सटीरियर टू द पैराबोला, ये पूरा का पूरा एरिया निकाल के लाना है मुझे। क्लियर है ना इतनी बात? ये पूरा सर एरिया निकालना है अपने को, जिसको हमने शेड ऑलरेडी किया हुआ है। ठीक है, ये पूरा निकालना है। तो सर मैं एक बात देख पा रहा हूं कि अगर मैं -3/2 से 0 तक लिमिट लगाता हूं तो मुझे ये एरिया मिल जाएगा, फिर ये बच जाएगा, है ना। तो मैं काम करता हूं, मैं -3/2 से 1/2 तक लिमिट लगाता हूं पूरे पर। देखो ध्यान से, मुझे इस कर्व के नीचे का एरिया मिल जाएगा। -3/2 से कहां तक लगा रहा हूं मैं? 1/2 तक मुझे इस पोर्शन का एरिया मिल जाएगा। ये स्ट्रेट लाइन है भाई, क्लियर है ये बात? तो देखिए क्या करने जा रहे हैं हम, -3/2 से सर 1/2 तक हम किस पर लिमिट लगा रहे हैं सर? ये कौन है? ये सर्कल की इक्वेशन है, विच इज √9/4 माइनस x²। अच्छा एक काम और करता हूं मैं, इसको पिछले क्वेश्चन की तरह से 3/2 होल स्क्वायर माइनस x² में लिख देता हूं। क्लियर है ये बात? विद रिस्पेक्ट टू x, चेक करें आप अच्छे से। क्लियर है? अब सर दिक्कत क्या हो रही है कि इसके नीचे का एरिया मिलेगा ना, तो ये भी मिल जाएगा, जिसको मैं हॉरिजॉन्टल लाइन लगा रहा हूं। चेक करो आप, क्या ये चाहिए? सर नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूं? 0 से हाफ तक फिर लिमिट लगाओ सर, और माइनस के साथ 0 से हाफ तक किस पर? पैराबोला पर, ट्वाइस ऑफ √x विद रिस्पेक्ट टू x, इसको डिडक्ट कर दो, बस हो गया काम। और सर एक बात और है बेटा, ये बात आप जरूर याद रखना, मुझे सिर्फ ये जो एरिया मिलेगा बस यहीं तक मिलेगा, लेकिन ये और ये पोर्शन तो सर सिमेट्रिकल है, बिल्कुल ठीक है, जितना एरिया ये होगा उतना एरिया इसका कंटेन होगा, तो हम इसको ट्वाइस कर सकते हैं, बस हो गया सवाल। आप खुद सोचो, पिछले क्वेश्चन में अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए ना और आपको एरिया ऑफ सर्कल में से इंटीरियर को माइनस करूं तो इंटीरियर भी माइनस करना, आप सोचिए कितना लेंदी हो जाता है क्वेश्चन। तो इससे करके देखते हैं क्या वही आंसर आता है। देखिए ट्वाइस ऑफ, अगर मैं इस पर लगाता हूं x/2 √, अब मैं थोड़ा डायरेक्ट करूंगा कैलकुलेशंस और भी ज्यादा, देखिए प्लस a²/2, a²/2 का मतलब हुआ 9/4 अपॉन में 2 विच बिकम्स 9/8 साइन इनवर्स 2x अपॉन में 3, है ना। पिछला क्वेश्चन आपने देख लिया है। और एक काम और करते हैं, इस पर एक और ब्रैकेट लेते हैं जिससे कि लोअर लिमिट टू अपर लिमिट हम इस पर लगा पाए। क्लियर है? अब इसकी बात करते हैं, -2 अगर मैं इस पर करता हूं तो x की पावर कितनी होगी? 3/2, एक बढ़ जाएगी, और 2/3, और इस पर भी 0 से 1/2 एंड होल टू द ब्रैकेट क्लोज। क्लियर है? -3/2 को हम थोड़ा सा ऊपर लिख लेते हैं, ठीक है। तो ट्वाइस ऑफ, देखिए अब सर फिर से हम पहले रखेंगे अपर लिमिट, तो देखो क्या होगा यहां पर 1/2 अगर x की जगह पर रखेंगे तो 1/2 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई होने के बाद 1/4 हो जाएगा वो।
ठीक है, इतना आप कर सकते हैं। और देखिए 1/2 को अगर आपने यहां रखा तो 1/4, 9/4 में से 1/4 जाएगा तो 8/4, 8/4 इज नथिंग बट √2, तो मैं इसको डायरेक्ट लिख सकता हूं √2/4। चेक करो आप, क्लियर है। और सर अगर मैंने 1/2 को यहां पर रख दिया तो 9/8 साइन इनवर्स 2/3, x की जगह पर मैं क्या रखने जा रहा हूं 1/2, 2 से 2 भी कैंसिल हो गया। क्लियर है ये बात। अच्छा इसको करो सर ब्रैकेट बंद, अब लगाओ माइनस का साइन, -3/2 सबसे पहले रूट में रख के देखो 9/4, सर ये क्वांटिटी 0 तो 0 इंटू समथिंग इट इज ऑल्सो 0। अगर मैंने -3/2 यहां रख दिया तो +9/8 साइन इनवर्स 2/3, x की जगह आएगा -3/2। और अब आप मेन ब्रैकेट क्लोज करेंगे, क्लियर है। और अब मेन ब्रैकेट अब क्लोज करेंगे, ठीक है, ये तो इंटरनल ब्रैकेट था जो हमने क्लोज किया। -4/3 यहां पर क्या होगा सर, x की जगह पर 1/2, उसकी पावर आएगी 3/2, माइनस में 0। चेक करो भाई, ठीक है। अब देखिए कुछ कैंसिल होता है उसको कर दो, 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3, -1 आएगा यहां पर। और देखिए यहां क्या आएगा, ट्वाइस ऑफ। अच्छा सर ये जो 2 है ना, ये वाला 2 ये पूरे के बाहर है, ये पूरे के बाहर है, मतलब है ना आप एक काम ये करें, इसको ब्रैकेट को यहां ना बंद करें, इस ब्रैकेट को आप ऐसे यहीं रखें, इसको यहां बंद करें, क्योंकि ये जो ट्वाइस है, ये जो 2 है ये पूरे के बाहर आ रहा है, ठीक है। इस 2 को है ना छोटा ना लिखें, क्योंकि है ना अगर आप छोटा लिखते हैं तो ये पता नहीं लग पाता, थोड़ा बड़ा लिखें। जिसका ये पता है कि इट यानी कि 2 मल्टीप्लाई पूरे से हो रहा है तो थोड़ा बड़ा लिखें इसको, जिससे आपको हमेशा ये रहेगा हाँ बड़े वाला जो 2 है ना वो पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कराना है मुझे। क्लियर है ये बात, थोड़ा सा डिफरेंस रखें। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, √2/4 प्लस 9/8 साइन इनवर्स क्या रहा सर, ये 1/3। क्लियर है। अब इधर से देखिए माइनस, ये देखिए 9/8। अच्छा चलो इसको मैं थोड़ा सा सॉल्व इधर ही करके दिखाता हूं। यहां है 9/8 साइन इनवर्स -1, साइन इनवर्स माइनस थीटा होता था, माइनस साइन इनवर्स थीटा, तो कितना होगा -9/8 साइन इनवर्स 1। आप लिख देंगे बिकॉज साइन इनवर्स माइनस थीटा वाज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स थीटा, तो -9/8 आ गया, माइनस माइनस प्लस 9/8 साइन इनवर्स। अच्छा सर इसको भी सॉल्व कर दो ना सर, -9/8 साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स मैं लिख सकता हूं साइन 90, तो ये कितना आ गया -9/8 इंटू में π/2, -9/8 इंटू π/2 यहां से मिलेगा मुझे इसको सॉल्व करने के बाद, माइनस माइनस प्लस इंटू में आप लिख दें यहां पर π/2। चेक करें हम, क्लियर है। अब इधर देखिए यहां पर मेरे पास क्या है, नेगेटिव टाइम 4/3, एक पावर तो हाफ पूरी है और एक हाफ पर रूट है ना, तो इसको सर कैंसिल करो, 2 जा 4, और सर एक काम और करते हैं, इसको भी कैंसिल करो, √2, नीचे रूट नहीं है मेरे पास, चेक करो, क्लियर है। अब यहां पर ब्रैकेट बंद, ठीक है। अब देखिए अगर मैं इस 2 को अब अंदर भेजने की कोशिश करूं तो ये बन जाएगा √2/2 बनेगा, प्लस ये क्या बनेगा सर 9/4 साइन इनवर्स 1/3, ये क्या बनेगा सर 9/4 इंटू π/2, और ये क्या बनेगा सर 2√2 डिवाइड बाय 3, 2√2/3। बेटे आंसर आ चुका है वैसे आपका, यही आंसर है लगभग, मैं आपको भी बता देता हूं। देखो अब चेक मैच भी करा देते हैं, चलो पूरा आंसर सर नहीं आया है ना, तो देखिए एलसीएम ले लो इन दोनों का, कितना आएगा सर 6 आएगा, चेक करो 6 आएगा ना, इसका और इसका, तो 3 2 जा 6, तो 2 अगर 6 को डिवाइड करेगा तो 3, तो 3√2 पर आ जाएगा सर, 3√2 आएगा। और सर ये 2 2 जा 4 √2 ये मुझे मिल जाएगा, क्लियर है बात। अब सर ये कितना है सर 9π/8 पॉजिटिव 9π/4, या एक काम और करते हैं, इसमें भी सर हमें दिखता है 9/4 कॉमन, तो इससे भी 9/4 कॉमन ले लो, अंदर क्या बचा π/2 प्लस साइन इनवर्स 1/3, ये हम लिख सकते हैं, चेक कर लो आप, ठीक है। तो सर इसमें से ये माइनस होगा तो बचेगा -√2/6 प्लस, वैसे तो बेटा यही आंसर है, लेकिन सर यहां तो कॉस इनवर्स है ना, और हम ये जानते हैं π/2 प्लस साइन इनवर्स कुछ नहीं होता, π/2 माइनस साइन इनवर्स कुछ होता है ना। तो सर मैं ये कर सकता हूं, मेरे को साइन इनवर्स से कॉस इनवर्स लेके आना है, तो इसमें क्या बड़ी बात है, 9/4 π/2, मैं इसको क्या लिख सकता हूं π/2 माइनस कॉस इनवर्स 1/3, अगेन सेम आइडेंटिटी, साइन इनवर्स थीटा प्लस कॉस इनवर्स थीटा इक्वल टू π/2, तो साइन इनवर्स थीटा इक्वल टू π/2 माइनस कॉस इनवर्स थीटा। अब आप इसको ओपन कर दो, देखो क्या होगा -√2/6 प्लस ये कितना देगा सर 9π/8, 9π/8
9π/8 क्यों करते हो सर? देखो और सही कर लेते हैं इसको, 9/4, 90 और 90 हो गया 180, मतलब पाई डायरेक्टली लिख दो ना सर, माइनस कोस इनवर्स 1/3, यही आपका स्क्वायर यूनिट्स करके मैं यही आंसर छोड़ रहा हूं। देखो आपको चेक करा देता हूं, -√2/6, -√2/6, आप इसको खोलो, 9π/4 सर, ये रहा पॉजिटिव 9/4, 9π/4 को इससे मल्टीप्लाई कराओ, -9/4 कोस इनवर्स 1/3, यही आपका आंसर होगा। और आप देख सकते हो कैलकुलेशन कितनी आसान है कंपेयर टू द मेथड 1, जो ज्यादातर स्कूल्स डिस्कस करते हैं कि पूरे में से इसको घटा दो तब एक्सटर्नल निकाल लो, लेकिन एक्सटर्नल को जब डायरेक्ट निकाला जा सकता है तो क्यों हम टाइम खराब करें। ठीक है, तो एक क्वेश्चन मैं आपको और देता हूं ऑन द बेसिस ऑफ सेम कंसेप्ट, आप खुद उसको लगाएंगे, आप एक बार इसको लिख लें। तो देखिए स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया, ये होमवर्क में आपने करना है और इस क्वेश्चन को करके आप कमेंट सेक्शन में आंसर बताएंगे। वैसे तो आंसर मेरे को बताना ही पड़ेगा, आंसर क्या आएगा इसका। देखिए आंसर को छोड़िए, आप देखिए क्वेश्चन क्या बिल्कुल सेम है, चेक करें अच्छे से। कहता है सर्कल है और मुझे एरिया निकालना है एक्सटीरियर टू द पैराबोला, तो इसका जो आंसर आएगा ना, मैं अभी बता रहा हूं आपको, 4/3 टाइम्स 8π -√3 स्क्वायर यूनिट्स इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। लेकिन बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम, इसलिए मैं इसको नहीं कर रहा हूं, अदरवाइज मैं इसको जरूर बताता, बिल्कुल सेम है। और बेटे बाय सेइंग दिस, थैंक यू सो मच।